अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहते ये शिद्दतें तहरीर सुमेरा शरीफ तूर की आज किस नंबर 2 रीड करेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें रीड करना स्टार्ट करते हैं। वो सिलाई मशीन रखे नौरीन का सूट सिलाई कर रही थी। ग्रेजुएशन के बाद इसने सिर्फ 3 माह सिलाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। आजकल वो घर बैठे खानदान भर की लड़कियों के सूटों पर नित नए डिज़ाइन बना बनाकर अपनी सिलाई में महारत पैदा कर रही थी। ये डिज़ाइन इसने मैगजीन में देखा था। सुई धागे और मोतियों का वर्क हुआ था। 2 दिन लगाकर इसने बड़ी मेहनत से कमीज की आस्तीनों और गले पर कढ़ाई की थी। मोती भाभी ने लगा दिए थे और अब बैठी वो इसकी सिलाई कर रही थी। अम्मी अपनी बड़ी बहन वाजिदा खाला की तबीयत मालूम करने गई हुई थी। गुज़श्ता 3 रोज से शारिक भाई घर नहीं लौटे थे। इनके ऑफिस जो भी गया था वो वहाँ भी नहीं मिले थे। हर कोई मायूस होकर लौटा था। शारिक भाई की तरफ से इस दर्जा फिक्रमंदी की वजह से वाजिदा खाला बीमार पड़ गई थी। कल से इन्हें बुखार था और आज अम्मा इनकी इयादत को चली गई थी। इस वक्त घर में वो और भाभी थी। भाभी शाम की तैयारियों के सिलसिले में किचन में घुसी हुई थी जबकि वो पूरी तनदही से अपने काम में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम। वो मशीन पर झुकी हुई थी। जब अपनी पुश्त पर आवाज़ सुनकर वो फौरन सीधी हुई। आने वाले को देखकर इसके होंठों पर अपनाइए से लबरेज मुस्कुराहट उभर आई। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद तुम्हें घर की याद आई। नवेरा शिकवा किए बगैर ना रह सकी। जब से इसकी मंगनी हुई थी वो सिर्फ एक बार इनके घर आया था और अब शक्ल दिखा रहा था। बस पढ़ाई में मसरूफ था। वो कालीन पर मशीन रखे बैठी हुई थी। वो भी जूता उतार कर इससे कुछ ही फासले पर कुशन पर बैठ गया था। रजा इस दिन के बाद आज देख रहा था। इतने दिन किस कदर दिल को समझा चुका था। वो ये पागल दिल किसी भी तौर पर ना माना तो अब मजबूर होकर यहाँ था। इसकी प्यासी नजरें नवेरा के चेहरे पर दीवाना वार रखसा थी। वो यूं टुकटुकी बांधे इसे देखे जा रहा था जैसे इसकी नजरें जन्मों से इसकी दीद की प्यासी हों। रजा वो मशीन पर झुकी हुई धागा डाल रही थी। झुके झुके ही पुकारा था। रजा को लगा जैसे इसके गिर्द घंटियां सी बज गई हों। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? वो पूछ रही थी। रजा का चेहरा एकदम खिल उठा। आपने याद किया था? वो जैसे आसमान पर जा बैठा था, बहुत ज्यादा। इसने धागा डालकर सर ऊंचा किया था। रजा ने इसकी गहरी साफ शफाफ आंखों में झांका था। इसका दिल इन नैन कटोरों में डूब डूब गया था। मैं भाभी से रोज कहती थी कि तुम लोगों के यहाँ चलते हैं, मगर रोज कोई ना कोई काम आ पड़ता था। आज भी मेरा इरादा हो रहा था मगर अम्मा वाजिदा खाला की तरफ हाँ चली गई। कमीज का कपड़ा सीधा करके वो मशीन के पैर के नीचे रख रही थी। रजा की नजरें इसकी सीधी मांग में उलझी हुई थी। आपने मुझे याद क्यों किया था? वो न जाने क्या सुनना चाहता था। जाहिर है तुम अपनी जुबान से ना कहो मगर तुम मुझसे मेरी मंगनी पर खफा थे। तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो जैसे भाई हो। तुम्हारी खफगी मैं भुला सह सकती हूँ। नवेरा ने एक लम्बे को रजा के एकदम जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से कहा था। छन छन करके रजा के सीने के अंदर बहुत कुछ टूटता चला गया। इसकी आंखों में एक पर्दा साफ बनने लगा। अच्छा दोस्त भाई, वो ज़ेरे लब बोला। रजा का दिल लहू लहू होता चला गया। इसने एक खफगी बड़ी नजर नवेरा पर डाली थी मगर वो सर झुकाए मशीन चला रही थी। इसकी पूरी तवज्जो कपड़े पर थी। तुम्हारी अहमियत तो शायद इस कपड़े से भी कम है। वो खुद तरसी का शिकार होने लगा। अरे रजा, हमीद आया है। भाभी किचन से निकलकर लाउंज में आई तो सामने ही इसे विराजमान देखकर फौरन कह दिया। रजा ने फौरन संभल कर सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों बाद शक्ल देख रहे हैं तुम्हारी। कहाँ होते हो आजकल? वो नवेरा के पास ही टिक गई थी। रजा बहुत मुश्किल मुस्कुराया। मुझे कहाँ होना है, घर ही होता हूँ। इसने इस्तहज़ाइया कहा था। रिमशा कैसी है? इसे भी लेते आते। वो मुझे कह रही थी कि मैं इस कमीज का डिज़ाइन ज़रूर दिखाऊं, आकर वो भी देख लेती। अचानक नवेरा को ख्याल आया तो कहने लगी। रजा ने हैरत से इसे देखा। वो कहाँ मिली? कल मैं और भाभी छिपाई वाले की दुकान पर गए थे। कुछ मटेरियल चाहिए था। वो भी अपनी दोस्तों के साथ थी। ओह अच्छा। इसे एकदम इस माहौल से उकताहट होने लगी, या शायद रिमशा के जिक्र से। तय जान कब आएंगी? अब के इसने बराह बात पूछा था। अम्मी रात को आएंगी। वैसे नवेरा, ये शारिक साहब कुछ खिसके हुए नहीं है? महीने में एक आध बार इन्हें ऐसा दौरा जरूर पड़ता है। अली को जवाब देकर भाभी ने साथ ही शारिक पर तबसरा भी किया था।
ایسے تو نہ کہیں، اچھے خاصے ہیں، بس ذہنی طور پر کچھ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ نبیل بھائی نے بتایا تھا کہ کس قدر خستہ حال اور برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نویرہ سب کام چھوڑ کر ایک دم افسردہ ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے شارق کی شخصیت کے الجھے اسرار حل کرنے کا شوق تھا۔ وہ ان سے ان کا مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، ان کی ذہنی خلفشار کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ان کے اندر تک اتر کر ان کو ازبر کر لینا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے اندر بڑی انوکھی اور انہونی خواہش بھی کروٹ لیتی تھی کہ وہ اپنی تمام خوشیاں ان کو دے کر ان کی آنکھوں کے تمام قرب، ان کے اندر کے سارے غم، زندگی کے سارے دکھ اپنے آنچل میں سمیٹ لے اور انہیں کہے کہ شارق بھائی آپ صرف مسکرائیں، آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مگر وہ ان سے یہ کبھی نہ کہہ پائی تھی۔ ہر دفعہ ان سے سامنا ہونے پر صرف سوچ کر دل محسوس کر رہ جاتی۔ انہوں نے اس کی منگنی پر جو بریسلٹ دیا تھا وہ اس وقت بھی اس کی کلائی میں موجود تھا۔ بریسلٹ کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے شارق زبان کا بھرپور توانا دلکش وجیہہ سراپا آسمایا تھا۔ دل نے ایک کروٹ بدلی تھی۔ وہ ایک دم سنبھلی تھی، یوں ہی گھبرا کر۔ اس نے یہ دیکھنے کے لیے اس کی اس خود فراموشی کو کسی نے محسوس تو نہیں کیا۔ بھابھی کو دیکھا تھا، وہ اپنی قمیض دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسری نظر رضا پر ڈالی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی، نہ جانے کیا تھا، کون سی چیز تھی۔ نویرہ کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ رضا، اس کی آواز نے رضا کا ارتکاز توڑ دیا تھا۔ نویرہ اسے کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم آج کل کچھ الجھے بلکہ پریشان رہنے لگے ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ یہی اخذ کر سکی تھی۔ سو بہت خلوص سے پوچھ بھی لیا تھا۔ اس نے ایک دم نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو شارق بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک دم بات پلٹ دی تھی۔ نویرہ کو تو یقین نہ آیا، مگر اس نے اپنی کھوجتی نظریں بھی ہٹا لی تھی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے بھاگنے کو ہو۔ بیٹھو تو صحیح، کھانا بس تیار ہے، کھا کر ہی جانا۔ بھابھی نے ہی اس سے روکا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے گھر جا کر پڑھنا ہے، چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، اللہ حافظ۔ اجلت میں کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈنگ برتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بھابھی، آپ نے محسوس کیا ہے رضا کچھ بدل گیا ہے؟ پہلے تو جب بھی آتا تھا ایک ادھم مچائے رکھتا تھا، خاموش تو بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا، اس سے زبان ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ پچھلی مرتبہ دعوت پہ بھی چپ چپ کھویا سا رہا تھا، اور اب بھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چلا گیا، اور بات چیت بھی بس برائے نام ہی کی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جیسے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا، ورنہ مجھے تو ضرور بتاتا۔ خیر میں بھی پتہ کروا لوں گی، آخر وہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ بھابھی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں محسوس تو میں نے بھی کیا ہے، خیر دیکھا جائے گا، میں اپنے کمرے میں جا کر دیکھوں۔ گڑیا اٹھ تو نہیں گئی؟ بھابھی بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ایک بار پھر مشین پر جھک گئی، اسے آج ہی یہ قمیض مکمل کرنا تھی۔ اگلے دن فرح اور علی اپنے اپنے کالج روانہ ہو گئے۔ رات نفیسہ آپا یہیں ٹھہری تھی۔ طاہرہ کا خیال تھا کہ وہ چلی جائیں گی، مگر رات ان کے ٹھہرنے کا پروگرام دیکھ کر وہ خون کے خون پی کر رہ گئی تھی۔ اب صبح سے لے کر عثمان احمد، سامان احمد، سعید احمد سمیت باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر کچن میں مائدہ کے ساتھ مصروف رہی تھی، مگر سارا وقت وہ جلتی کرتی رہی تھی۔ خدا کر کے علی اور فرح کے بعد سامان احمد بھی اپنے آفس کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ سامان احمد کو اپنے سوا کسی اور کی جانب متوجہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ سعید احمد آج آفس نہیں گئے تھے۔ انہیں اندر ہی اندر یہ بات بھی کھٹک رہی تھی کہ وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ دونوں کے درمیان ایک خلیج تو نہ جانے کب سے حائل تھی، مگر ایک ہفتے سے بول چال بالکل بند تھی۔ اب سعید احمد کو اپنی بہن کے آگے پیچھے بھیجتے دیکھ کر ان کے اندر آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ عثمان احمد کتنے مہینوں بعد ملنے آیا تھا، مگر انہیں اس کے پاس بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کل سے وہ پھپھی باپ بہن بھائیوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ماں کا تو شاید اسے احساس ہی نہیں تھا، یہ دکھ بھی اندر ہی اندر کھلا جا رہا تھا۔ کچن کا کام ختم ہوتا وہ مائدہ کو چند ہدایات دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے کی نیت سے راہداری سے گزر رہی تھی، مگر اندر سٹنگ روم میں موجود ہونے والی گفتگو نے ان کے قدم روک لیے تھے۔ اس وقت گھر میں ملازموں اور ان کے علاوہ نفیسہ آپا، عثمان احمد اور سعید احمد بھی تھے۔ آپا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر یہ بات وہ کم عقل عورت بھی تو سمجھے نا، زندگی جیسے ہی گزرے گی وہ الگ قصہ ہے۔ مجھے اس عورت سے زندگی کے اس موڑ پر آ کر کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، میں بھی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ہی یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کم عقل عورت ہے کہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ آواز اگرچہ دھیمی تھی، مگر لہجے کی تندہی ترشی غصے سمیت صاف عیاں تھی۔ طاہرہ بیگم حق تک کھڑی رہ گئی، آگے بڑھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ وہ اگر ضد پر اڑی ہے تو تمہیں ہی عقل کرنی چاہیے، ایک بات تم بھی مانو،
یہ زبردستی چیزیں سدھرتی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی ہی چیز ہے، اسے اب انسان کا کام ہے عقل سے، محبت سے، پیار سے سیدھا کرے، ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ نفیسہ آپا کی آواز تھی۔ وہ عورت محبت و پیار سمجھنے والی نہیں ہے، اور محبت و پیار کے مظاہرے بھی آپا تب ہوتے ہیں جب دوسری طرف کچھ گنجائش ہو، جبکہ وہ اس گھر میں ملاوٹ زدہ دل لے کر آئی تھی، اور ایسی ہی نحوست اس نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی میں بھی گھول دی ہے۔ سعید احمد کے لہجے میں زمانے بھر کی تلخی تھی۔ طاہرہ بیگم کو ایک پل کو لگا تھا ان کا پورا وجود اس تلخ و حقارت کے زروں میں تبدیل ہو کر ہوا کی گرداب میں گم ہو گیا ہو۔ نہیں سعید احمد، تم نے اپنی زندگی گزار لی، اب بچوں کی باری ہے۔ وہ چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کے بقا کے لیے سوچو۔ جذباتی ہونے یا انا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے بچوں کی ماں ہے، اس کے بھی ان بچوں کے تعلقات متعلق کچھ خواب ہیں، اسے اہمیت دو۔ طاہرہ کو نفیسہ آپا کا کردار ایک مکار عورت کا سا لگا تھا، جو ان کے سامنے کچھ اور اپنے بھائی کے سامنے کچھ اور تھی۔ ابو جان، پھوپھو صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کو اپنی ضد چھوڑنا ہوگی، امی وہاں راضی نہیں ہیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، حالات کے موافق ہونے کی تدابیر کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کا رویہ اختیار کر کے سنوارتے حالات کو بھی مزید بگاڑ دیا۔ یہ عثمان کی آواز تھی۔ طاہرہ بیگم کو لگا ان کا رہا سہا مان بھی ختم ہو گیا۔ بیٹے کی یہ ساری گفتگو سن کر ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یار، تم بھی اپنی امی کی حمایت کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بلوایا تھا۔ سعید احمد عثمان کے اس طرح سمجھانے والے انداز پر ٹوک گئے تھے۔ گستاخی معاف، مگر آپ نے مجھے اس لیے بلوایا تھا کہ میں امی کو منا لوں، مگر ان کو منانا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو درست راہ بتا رہا ہوں۔ سمان احمد کی عمر واقعی شادی کی ہے، مگر زرش بھی کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ آپ شوق سے اسے بیاہ کر لے آئیے گا، مگر امی کو راضی کر کے، اور سمان بھی یہی چاہتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ امی کی رائے اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ راضی ہوگی تو ہی شادی ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ طاہرہ بیگم سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میرے جیتے جی شائستہ تمہاری لڑکی میرے گھر میں اس حیثیت سے قدم بھی رکھ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں جانتی، نہیں سمجھتی کہ تم ماں بیٹی نے میرے بیٹے کو کس طرح انگلیوں پر ڈالا ہوا ہے، مگر یاد رکھنا میرے جیتے جی، تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہونے والا۔ اس کا روم روم نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک سلگتی ہوئی نظر اندر کے منظر پر ڈالی۔ دروازے کی اوٹ سے سعید احمد اور عثمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ ساتھ والے صوفے پر نفیسہ آپا تھی۔ میں نے سعید احمد سے بات کی ہے، میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ پہلے ہی سماعت احمد کی شادی کو دیر ہوتی جا رہی ہے۔ اب کے سعید احمد جھنجھلا اٹھے تھے۔ تو کیا طاہرہ کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کر کے خوش رہ لوگے؟ نفیسہ آپا نے تاک کر تیر لگایا تھا۔ سعید احمد نے پہلو بدلا۔ مجھے اس عورت کی پرواہ نہیں، پہلے بھی تو وہ اس گھر میں نہ ہونے کے برابر ہے، میرے بچوں کی خوشیاں اس کے بغیر بھی ہو جائیں گی۔ طاہرہ کئی لمحے ساکت و صامت کھڑی رہی تھی۔ کتنی آسانی سے سعید احمد نے کہہ دیا تھا۔ وہ لرزتی جلملاتی آنکھوں سے ادھر ہی دیکھے گئی جہاں سعید احمد براجمان تھے۔ ان کے دل پر بڑی گہری چوٹ لگی تھی۔ سعید احمد، تم آج بھی اتنے ہی شفاق و ظالم ہو جتنے ماضی میں تھے۔ کاش میں تم سے تمہاری اس نفرت کا، اپنے یوں دھتکارے جانے کا حساب مانگ سکتی۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ دل و دماغ میں کئی یادیں مچل اٹھی تھی، مگر وہ کیسے حساب مانگتی؟ وہ تو کل بھی خسارے میں تھی، آج بھی، اور شاید ساری عمر اسی خسارے کا بھگتان بھگتنا تھا۔ ابو پلیز، وہ عورت ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ عثمان احمد کا دبا دبا لہجہ طاہرہ کے دل کا لہو لہو کر گیا تھا۔ یہی تو رونا ہے، کاش وہ عورت تم لوگوں کی ماں نہ ہوتی تو میں نہ جانے کب کا سارے حساب بے باک کر چکا ہوتا ہے۔ اسے اپنی ضد چھوڑنا ہوگی، یہ میری بھی ضد ہے، ورنہ وہ میری طرف سے آج ہی فارغ۔ ابو پلیز، عثمان احمد ملتجی ہوا تھا۔ عثمان، مجھے مجبور مت کرو، میں اپنی اولاد کے سامنے تماشا بن گیا ہوں۔ لوگ تو ایک طرف، میں اپنے بچوں سے نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہو جس کی سزا مجھے تم لوگوں کی ماں کی صورت بھگتنا پڑ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے تھے۔ طاہرہ بیگم کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ یہ شخص آج بھی اسی مقام پر ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر اپنی بدقسمتی کا اعلان کرے۔ تخت یا تختہ، ساری عمر میں نے اس شخص کے نام کی خاطر اذیت سہی، اب نہیں، آج ہی فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ شخص کس حد تک جا سکتا ہے، میری اولین نادانی کی مجھے کس حد تک سزا دے سکتا ہے۔ وہ ایک دم مقابلے پر اتر آئی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے بالکل نابلد ہو کر۔ وہ ایک دم دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہاں موجود تینوں نفوس نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ عثمان احمد
इनके चेहरे पर आंखें आंसू देखकर फौरन उठ खड़े हुए थे। अम्मी, उस्मान अहमद को ताहिरा बेगम को देखकर यूं महसूस हुआ था बस अब कोई तूफान आने ही वाला है। ताहिरा बेगम उस्मान की पुकार की परवाह किए बगैर सईद अहमद के सामने जा खड़ी हुई थी और इन्हें यूं कमरे में दाखिल होते देखकर नखुवत से सर झटक कर चेहरे का रुख ही मोड़ लिया था। आपको आज जो भी फैसला करना है वो कर लें, मैं भी देखूं। अपनी बहन और बेटे की शय पाकर आप किस हद तक जा सकते हैं। इन्हें किस चीज का अब खौफ या डर नहीं था। बेखौफ व खतर लहजे में कहती नफीसा आप पर डर कर आगे बढ़ी थी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, इन्होंने हकारत से कहा था। उस्मान तड़प कर आगे बढ़ा। अबू जी प्लीज। इसे माँ की यूं बर्मिला तजलील बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो फिर अपनी माँ से कहो वो मेरे सामने ना आया करे। इससे सामने देखता हूँ तो मुझे अपने शदीद नुकसान का एहसास होता है। शुक्र करें अभी भी ये मेरे नाम पर मेरे घर में आबाद है। ताहिरा को लगा इन्होंने आज सब कुछ तो कह दिया था। एक जवान बेटे के सामने इसके अल्फाज इनके सीने पर भाले की तरह लगे थे और खून रिसने लगा था। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मी प्लीज आप ही यहाँ से चली जाएं, बेवकूफ़ी मत करें, जिंदगी यूं जज्बात से नहीं गुजरती प्लीज। उस्मान अहमद ने एकदम इनके कंधे से थाम लिया था, जो इनके अल्फाज सुन के बेयकीन नजरों से इन्हें देखते हुए टूटे पत्ते की तरह लरज रही थी। मगर दूसरी जानिब परवाह ही कब थी। उस्मान पूछो इनसे क्या कसूर था मेरा। मैं मेरी सारी औलाद को मेरे खिलाफ वर्गला दिया है और अब भी इसे सुकून नहीं। जो जुर्म था इसका इकरार सारी उम्र किया, अब क्या चाहते हैं ये। वो फट पड़ी थी। उस्मान अहमद कुछ नहीं समझ पाया था, बस माँ को कंधों से थाम कर साथ लगा लिया था। उस्मान इसे यहाँ से ले जाओ, ये चाहती है कि इसकी इज्जत इसका भरम बरकरार रहे तो मेरे सामने से चली जाए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वो खुद पर बहुत जब्त कर रहे थे। खामोश खड़ी नफीसा अपने तासुब से दोनों की जानिब देखा और फिर उस्मान की मौजूदगी पर इन्हें घूरा भी। आफरीन है तुम पर भी सईद अहमद। ताहिरा ने इसी वक्त जज्बाती ताहिरा तो इस वक्त जज्बाती हो रही, कम अज कम तुम ही होश के नाखुन लो। इन्होंने इसकी आतिश फशा मूड को देखते हुए टोका था। सारी उम्र यही तो करता आ रहा हूँ। ताहिरा उस्मान के हिसाब में जोरो कतार हो रही थी। वो एक निगाह गलत डालकर तेजी से कदम उठाते बाहर निकलते चले गए। इनके बाहर निकलने पर नफीसा ने सुकून का सांस लिया, वरना इनका दिल कांप रहा था। कहीं ताहिरा की जज्बाती तबीयत सईद अहमद के मुंह से बरसों से पर्दापोशी करते राज को ही तश्ते असबाम ना करते। ताहिरा इन्हें बहुत दुख हो रहा था। वो आगे बढ़कर ताहिरा को तसल्ली देना चाहती थी, मगर इनके कुछ बोलने से पहले ही फट पड़ी थी। नाम ना ले मेरा, मिल गया सुकून आपको भी। आग लगाई हुई है मिलकर आपने भी और इस औरत ने भी। अब वो जो चक्कर चला रही है कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। इसकी बेटी को आग लगा दूंगी जिस तरह मेरी अंदर लगी हुई है मक्कार औरत। वो चीख चीख कर कह रही थी और फिर उस्मान अहमद के बाजू झटक कर वो कमरे से ही निकल गई थी। नफीसा आपा की आंखें भर आई। उस्मान भी गंग खड़ा था। फिर इसने हरकत की। फुप्पू। उस्मान की आंखों में सोच की परछाइयां थी। अम्मी अब्बू जान और शाइस्ता चची में आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी है। बचपन से लेकर अब तक अम्मी अब्बू की हर लड़ाई में शाइस्ता चची और चचा के जिक्र के साथ कुछ मुबहीम सी पुरतजस्सुस बातें भी सुनने को मिली हैं। खुद से बढ़कर कभी जानने की कोशिश नहीं की। इससे बाप का भरम टूट जाता, सिर्फ भरम ही नहीं दिल भी टूट जाता। अम्मी और अब्बू को हम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। आज आप भी मुझे ये बातें बताएं जिसने दिलों में इस कदर नफरत काश कर दी है। औलाद भी इसे ख़त्म नहीं कर पा रही। प्लीज़ फूफो मुझसे छुपाए नहीं। अब हम बच्चे नहीं हैं, कम अज कम मैं नहीं। मैं अपनी एक जिंदगी शुरू कर चुका हूँ। ये नफरत काश्त यहाँ रुकने वाली नहीं, इसके असरात बहुत आगे तक जाएंगे। मुझे इल्म होना चाहिए कि इस नफरत के बुनियाद क्या है और क्यों कर है। वो नफीसा पुप्पो के सामने एक सवालिया निशान बना खड़ा था। इन्होंने एक लहजा को इसे देखा था, फिर नजरें चुरा गई थी। इसी दिन से तो डरती थी, मगर सईद अहमद और ताहिरा दोनों को इसकी परवाह ना थी। कोई बात नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है, इन्होंने टालना चाहा। फूफो प्लीज। अम्मी अब्बू जिस तरह के अल्फाज बोल रहे थे, कम अज कम आप तो मत छुटलाएं। अब्बू अगर बाहर ना निकल जाते तो आज ये राज भी फाश हो जाना था। मुझे बहलाएं नहीं प्लीज। क्या बताऊं उस्मान, मुझे मजबूर नहीं करो। वक्त अभी नहीं आया, जब आएगा तुम लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। बस शुक्र करो कि एक कयामत आते आते टली है। सोफे पर टिकते अपने आंसू पोंछते इन्होंने रुंधी हुई आवाज में कहा था। उस्मान चंद लम्हे लब बींचे खड़ा देखता रहा, मगर फिर तेजी से कमरे से निकल गया। जब वो पीछे से कहा अपनी माँ से पूछोगे तो वो कभी नहीं बताएगी। कोई भी वालिदैन गवारा नहीं करते कि इनकी औलाद की नजरों में इनका भरम टूटे। अगर इन्होंने तुम बच्चों को बताना ही होता तो नौबत यहाँ तक आती ही क्या। क्यों? जो कुछ हो रहा था इसे वक्त पर छोड़ दो।
वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। उस्मान ने पलट कर नाराज नजरों से इन्हें देखा था। यहाँ सब तुम्हारी माँ और बाप के खैर ख्वाह हैं। अगर कुछ मालूम करने की इतना ही शौक है तो कैसरा से दरियाफ्त करना, मगर फिर अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनके सर तुम्हारे सामने हमेशा झुके ही रहेंगे। गलती का एहसास वो नहीं होता जिसकी निशानदेही दूसरे करें, बल्कि एहसास नदामत और गलती का एहसास वो होता है जो दिल में पैदा हो। अपने माँ बाप को इनके हाल पर छोड़ दो। जब इनको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा वो सब ठीक हो जाएगा। वो अपने भीगे चेहरे को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए कह रही थी। उस्मान अहमद खामोशी से आकर इनके पास सोफे पर बैठकर कंधों पर अपना सर रख गया था। आई एम सॉरी पुप्पो, मगर मेरा मकसद इन दोनों के दरमियान रंजिशों को खत्म कराना है, ना कि इनको नदामत से दो चार कराना। इन्होंने उस्मान के बालों में उंगलियां फेरी थी। सब अल्लाह पर छोड़ दो, हमसे जो हो सका हम कर लेंगे, आगे वो जाने और इसका काम। इन्होंने बहुत जब्त से कहा था। उस्मान बस इनको देखता चला गया। शारिक जमान आज पूरे 4 दिन बाद अपने ऑफिस आया था। अम्मा घर में बीमार थी। गुज़श्ता चंद दिन से अपने गम में निडाल वो घर से बिल्कुल लापरवाह रहा था और अम्मा इसी परेशानी में बिस्तर से जा लगी थी। पिछले साल इसकी कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी दाईं टांग काटनी पड़ गई थी। वो हर वक्त घर में ही रहती थी, कहीं आना जाना इनका बिल्कुल ही बंद हो गया था। व्हीलचेयर इस्तेमाल करती थी। इनके लिए शारिक ने एक कुल वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था। अपने बिजनेस मसरूफियात की वजह से वो घर पर कम ही टिकता था। कभी यहाँ प्रेस मीटिंग का दावतनामा आ गया है तो कभी वहाँ से। इसके अलावा नबीर भाई के साथ इसने इसके कारोबार में शराकत की बुनियाद पर बिजनेस भी शुरू कर रखा था, जिसका शारिक जमान से सिर्फ इस हद तक ताल्लुक था कि हर माह इसे नबील की तरफ से एक माकूल आमदनी मिल जाती थी। फिर वाली साहब का भी वसी कारोबार था जो इसके फारूक चचा ही हैंडल करते थे। शारिक का सिर्फ इतना काम था कि वो कभी कभार जाकर फारूक चचा से अब्बा जी के कारोबार का पूछ लिया करता था, क्योंकि आजकल सारे का सारा कारोबार इन्होंने ही संभाला हुआ था। वो अपनी पूरी तवज्जो अपने मैगजीन की जानिब रखे हुए था, मगर अब जो जो वक्त गुजर रहा था वो इस काम से उकताता जा रहा था। खास तौर पर पिछले दिनों से वो इस काम को छोड़कर फारूक चचा के साथ संजीदगी के साथ हाथ बटाने का सोच रहा था। आज अम्मा की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। बुखार भी उतर चुका था, सहारे से भी वो चलने फिरने लगी थी। पिछले 3 दिन चची जान, जो रिश्ते में अम्मा की सगी बहन भी थी, अम्मा के पास थी। कल रात चली गई थी। सुबह वो मुतमईन होकर ऑफिस चला आया था। दोपहर को करीब वो एक फाइल लेकर इसका मुतालिया कर रहा था जब ऑफिस का फ़ोन बजने लगा। यस, मसरूफ़ अंदाज में इसने रिसीवर उठा लिया। सर, आपकी वालदा आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरी तरफ से इसका सेक्रेटरी कह रहा था। शारिक जमान ने हैरान होकर फाइल से नजरें उठाई। अम्मा ने आज तक ऑफिस फ़ोन नहीं किया था। पता नहीं क्या बात थी, कहीं इनकी तबीयत फिर से ख़राब ना हो गई हो और मुलाजमा ने फ़ोन कर दिया हो, बात करवाओ। वो पूरी तरह मुतवज्जा हो गया था। दूसरी तरफ इसके सेक्रेटरी ने इसके कॉल मिला दी थी। हेलो। राब्ता होते ही इसने कहा था हेलो। दूसरी तरफ भी वही अल्फाज दोहराए गए थे। वो उलझाई, अम्मा की आवाज़ ना थी और ना ही इनकी मुलाजमा की। जी कौन? वो पूछे बगैर ना रह सका। शारिक जमान बात कर रहे हैं ना? दूसरी तरफ से पूछा गया। अब कि वो मजीद हैरान हुआ था। जी, मैं शारिक जमान ही हूँ, मगर आप कौन है? इसने तहम्मुल से जवाब दिया था। शुक्र है तुमसे बात हो गई है, मैं कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, मगर तुम तो आप जो भी हैं पहले अपना नाम बताएं। शारिक ने तंदई से बात काट दी थी। इसे अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा आ रहा था जिसने गलत बयानी से इसकी कॉल मिलाई थी। मैं बदर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से बड़े सुकून से कहा गया था। शारिक जमान अपनी जगह पत्थर हो गया। जी? इसकी ज़बान से टूटे बिखरे लफ्ज़ बेआवाज़ निकले थे। अंदर की वो आग जिसे वो इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से बुझा रहा था एकदम भड़क उठी थी। शोले लपकने लगे थे। दिल और दिमाग एकदम आंधियों के जद में आया था। कितने मुश्किल से इसने खुद को संभाला था। अपने अंदर की शिकस्त में इसे अपना मुंतशिर बच्चा कुच्चा सरापा निकाल कर वो दूसरी जगह दोबारा इस जगह आ खड़ा हुआ था। वो फिर से इस लाव में दहकने लगा था। कौन? बदरारा। वही आग इसके लहजे से आया थी। मैं बदरारा जमान हुसैन की बीवी। दूसरी तरफ से पहले से ज्यादा पुरसुकून लहजा था। शारिक जमान को महसूस हुआ था कि आग के दहकते कोयले इसके कानों में डाल दिए गए। शट अप, मैं किसी बदरारा को नहीं जानता। वो पिंगारा था। अंदर की आग बाहर निकलने को थी। चलो, जमान हुसैन की बीवी को ना पहचानते मगर अपनी माँ को तो पहचानते हो ना? न जाने वो औरत किस मिट्टी की बनी थी जो अपने बेटे के जज्बात से भी खेलने से बाज नहीं आई थी। शारिक जमान का जी चाहा कि वो इस औरत के सामने हो और वो इसके परखच्चे उड़ा दे। शट अप, मैं तुम जैसी किसी औरत को नहीं जानता। मेरी माँ अपने घर में बैठी बड़ी इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही है। कोई बदचलन और बदकिरदार
औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। शारिक जमान के मुंह से शोले निकल रहे थे, आग बरस रही थी, आंखें वहशत और बर्बरियत से उबल पड़ने को बेताब थी। हा हा हा। दूसरी तरफ से जबरदस्त कहका पड़ने लगा था। बड़ी अच्छी बात है, मैं भी नहीं जानती थी कोई शारिक जमान सच क्या है का मालिक हो सकता है। तुम्हारे मैगजीन ने ही बताया। बड़ा अच्छा मैगजीन है, बड़ा जोशीला कड़वा सच लिखते हो तुम। इसके अंदर से चंद दिन पहले पढ़ा था, अच्छा लगा। फिर सोचा अपने बेटे को मुबारकबाद ही दे दूं कि इसने एक बदकिरदार और बदचलन औरत की कहानी इसकी बेटी समेत पूरी दुनिया के सामने बयान कर दी। तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारे हौसले बड़े हौसले वाले तुम। वो औरत जहर उगल रही थी और शारिक को लग रहा था जैसे इसके कानों में कोई सीसा उड़ेला। और यू शट अप, बकवास बंद करो अपनी, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा यहाँ फोन मत करना, वरना जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो तुम देखना। ना तुम सलामत रहोगी और ना वो तुम्हारी खबीस बेटी। लफ्ज़ दे के जहर भिजे हुए तीर। शारिक ने खटाक से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया था। अंदर उबाल उठ रहे थे, टैच बढ़ता जा रहा था। जिस औरत की परछाइयों से वो बचपन से ही पीछा छुड़ाता आ रहा था, वो जिंदगी के इस मोड़ पर पूरी तरह इस पर हावी हो चुकी थी। जिंदगी में इसको अपने इर्द गिर्द लोगों से लाख शिकवे सही, मगर हर बार अपने आप से घबरा कर इसने सिर्फ अपनी पैदा करने वाली माँ से ही नफरत की थी। कभी वहमो गुमान में भी नहीं था वो इन हालात में किसी दिन इनसे हम कलाम होगी। वो तो इस औरत की कई गलतियों का अभी तक मुआवजा भुगत रहा था और अब इस मकाम पर वो फिर से जख्म ताज़ा करने इसकी ज़िंदगी में आ गई थी। इसने वहशत से मेज़ पर पड़ा पेपर वेट उठाकर सामने की दीवार पर दे मारा था। ठा की आवाज़ के साथ कालीन पर जा गिरा था और फिर कमरे में एक गहरी मायनेखेज खामोशी, मगर कहीं एक शोर उठा था शारिक जमान के अंदर। इसके सीने के अंदर दिमाग के हर हिस्से में एक गहरा शोर बर्पा हो गया था। वो जो बमुश्किल खुद को संभाले हुआ था एकदम बिखरता चला गया था। कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए वो अंदर की जंग लड़ने लगा था, या शायद खुद से हारने लगा था। असर के करीब वो यहाँ पहुंचा था। सारे दिन की टेंशन इसे यहाँ खींच लाई थी और फिर कल उस्मान अहमद को चले जाना था। इसलिए वो जाने से पहले चचा की फैमिली से भी मिलने आ गया था। चौकीदार ने गेट खोला था, वो गाड़ी अंदर बढ़ा ले आया। राहदारी खाली थी। वो सीधा दाखिली दरवाजे के जानिब आया था। सामने ही लाउंज था जहां हल्की आवाज में टीवी चल रहा था। उस्मान अहमद ने कदम अंदर की जानिब रखे। नौशीन और चची जान चाय पी रही थी, जबकि जरिश रिमोट कंट्रोल पकड़े चैनल पर चैनल बदल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अहमद की आवाज़ पर तीनों ने रुख मोड़ा था। उस्मान, वो तीनों ही हैरत ज़दा रह गई थी। उस्मान भाई। जरिश ने फौरन टीवी बंद कर दिया था। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता बेगम फौरन उठ खड़ी हुई थी। उस्मान अहमद भी इनके जाने पड़ा। इन्होंने इसके सर पर प्यार किया था। कितने महीनों बाद वो दिखाई दे रहा था। वो वालिहाना नज़रों से देखे गई। कैसे हैं उस्मान भाई? जरिश और नौशीन भी इसके करीब आ खड़ी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम दोनों कैसी हो? बहुत अपनाइए से दोनों के सरों पर प्यार करते हुए इन्होंने बड़े भाइयों वाली शफकत से कहा था। A1 जरिश चकी। इन्होंने बहुत देखा। पहली दफा इसको सिर्फ जरिश से हटकर किसी और नजरों से देख रहा था, शायद समान अहमद की नजरों से। खूबसूरत, गुड लुकिंग, एक्टिव और स्मार्ट, और इनकी नजरें इसके चेहरे पर भटक गई। वाकई अगर समान दिल हारा है तो गलत नहीं। ये मासूमियत, ये दुलबाई खूबसूरती किसी को भी इसके सामने हरा सकती थी। वो खुद से कहे बगैर ना रह सके। कब आए? वो सोफे पर बैठ गए। जरीश और नौशीन इर्द गिर्द विराजमान हो गई थी। शाइस्ता बेगम ने पूछा, कल दोपहर को आया था, सारा दिन आपके यहाँ आने का सोचता रहा, मगर अब फुर्सत मिली। क्या? इनके बताने पर जरीश जी की, मगर कॉलेज में तो मुझसे फरा ने कोई जिक्र नहीं किया। आप आए हैं इसने बताया नहीं। हो सकता है इसे तुम्हें सरप्राइज देना मकसूद हो। इसने पक्का इरादा किया था। पूछूंगी इस बदतमीज को। इसने पक्का इरादा किया था। नौशी, जरी भाई आया है, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो। इससे पहले कि वो कोई और बात पूछती अम्मी ने टोक दिया, क्यों नहीं, अभी लेकर आते हैं। नौशीन ने भी फौरन कहा। वो उठ खड़ी हुई। इसके साथ साथ जरीश को भी जाना पड़ा कि ये मामा का हुक्म था जिसे वो कभी टाल नहीं सकती थी, वरना दिल तो चाह रहा था उस्मान भाई के साथ बैठकर बातें शुरू कर दे। अकेले आए हो? जुबारिया और हमजा भी हमरा है, शाइस्ता बेगम ने दरियाफ्त किया था। वो हंस दिए। नहीं, फिलहाल मैं तनहा आया हूँ, अबू ने बुलवाया था जरूरी काम से, इन्होंने मुख्तसर बताया था। शाइस्ता बेगम ने बहुत देखा, उलझा सा अफसरदा चेहरा
इनका दिल दुखने लगा था। खैरियत थी ना? वो बुलवाने की वजह से बाखबर तो थी, मगर पूछे बगैर ना रह सकी। जी बिल्कुल ठीक। इन्होंने सिर्फ यही कहा था। नफीसा आपा इधर गई थी, अभी वहीं है या चली गई हैं? इन्होंने पूछा था। जी चली गई, बल्कि मैं अभी इन्हें ही छोड़कर इधर आया हूँ। अच्छा। इन्होंने एक लम्हा को उस्मान को देखा। जुबारिया और हमजा कैसे हैं? अच्छे हैं दोनों। अगले माह हमारा इरादा है कि चंद दिन रहने को यहाँ आए, इन्होंने बताया था। फिर पूछने लगी, चचा जान कब तक आएंगे? मगरिब के बाद ही आएंगे, इन्होंने बताया। तो उस्मान ने सर हिला दिया। इसी असना में जरीश और नौशीन ट्राली में कोल्ड ड्रिंक्स के साथ दिगर लवाजमात सजाए चली आई थी। उस्मान भाई हमजा और भाभी को भी ले आते, कितने महीने हो गए हैं इन दोनों को देखे हुए। कोल्ड ड्रिंक का गिलास थमाते जरीश ने कहा था। वो मुस्कुरा दिया। तुम लोग हमारे यहाँ आ जाओ। जुबारिया बहुत याद करती है, मैं तो कितनी दफ़ा मामा पापा को कह चुकी हूँ, मगर ये दोनों माने तब ना। नाराज़गी से शाइस्ता बेगम को देखते हुए इसने मुंह बनाकर कहा था। शाइस्ता जरीश के बात पर सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। जिस दिन से समान अहमद नाराज़ होकर गए थे, जरीश ने भी इनसे मुंह फुलाए हुए थी। इनसे बात भी करती थी, मगर नाराज़गी का भरपूर तासर लिए हुए थी। अब भी इसका यही अंदाज था। फुर्सत ही नहीं मिलती, हर वक्त प्रोग्राम बनाते बनाते रह जाते हैं और सऊद किसी ना किसी काम में उलझते ही चले जाते हैं। इन्होंने जल्दी से वजाहत दी थी। जुबारिया भी जब फ़ोन करती है इन सब से इस्लामाबाद आने की ज़रूर कहती थी। उस्मान की शादी के बाद वो लोग इन दोनों के यहाँ सिर्फ एक दफ़ा ही जा सके थे। अलबत्ता सऊद अहमद कितनी बार जा चुके थे, मगर पूरी फैमिली में सिर्फ एक दफ़ा ही जाना हुआ था। चलें इस दफ़ा प्रोग्राम ज़रूर बनाइएगा चचा जान। अगर फारिग ना हुआ तो मुझे बुलवा लीजिएगा या फिर समान अहमद के साथ आ जाइएगा। कोल्ड ड्रिंक पीते इन्होंने कहा तो जरीश को समान के नाम से याद आया। वो इस दिन से दोबारा इनके यहाँ नहीं आए थे। इसने की नखिए से मामा को देखा। वो सर झुकाए पुरसोच नज़रों से कुछ सोच रही थी। समान भाई कहाँ होते हैं? वो आजकल नहीं आते। नौशीन ने गोया इसके दिल की बात छीन ली थी। इसने ममनून नज़रों से इसे देखा, जबकि वो भाई की तरफ मुतवज्जा थी। मामा ने भी उस्मान को देखा था, गोया वो भी इसका जवाब सुनने के लिए मुंतज़िर हो। घर पर ही होता है, कल भी ऑफिस से लौटा था, सुबह भी ऑफिस चला गया। इस वक्त मेरा ख्याल है वो इधर ही होगा। वो बता रहे थे। अम्मी ने यूं सर हिलाया जैसे वाकई सवाल इन्होंने ही पूछा। जरीश को हंसी आ गई। इसने हंसी छुपाने को सर झुकाया। वो अच्छी तरह समझ गई समान और मामा के दरमियान कोई बात हुई थी क्या वो नहीं जानती, मगर इतना वो समझ चुकी थी। समान भाई को नाराज करके वो खुद भी बेचैन थी। लाशऊरी तौर पर वो इनकी आमद की मुंतज़िर भी थी। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे जब टेलीफोन की घंटी बजने लगी थी। जरीश ने फौरन लपक कर रिसीवर उठाया था। अस्सलाम वालेकुम। CLI पर आने वाले नंबर देखकर जरीश के होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। वालेकुम अस्सलाम। समान की गंभीर आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। कैसी हो जरीश? वो पूछ रहे थे। इस दिन के बाद आज समान अहमद की आवाज़ जरीश के कानों में रस घोल रही थी। वो खुश थी और अपनी खुशी का सबब वो खुद भी समझने से कार सकती थी, सिवाय इसके कि आज कितने दिनों बाद इन्होंने कॉल की थी। आपको इससे क्या? आप तो हम सबको भूल ही गए हैं। इस दिन एक दफ़ा भी फ़ोन करने की जहमत नहीं की। मासूमियत से गैर इरादी तौर पर वो शिकवा कर बैठी थी। शाइस्ता बेगम का सारा ध्यान इसी जानिब था। इन्हें समझने में कतई दुश्वारी नहीं हुई थी कि दूसरी जानिब कौन है। इनके दिल में हलचल सी होने लगी थी। नाराज़ हो? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी? बहुत खुश हूँ, कसम से आपसे लड़ने को दिल चाह रहा है। अब तो उस्मान ने भी समझने में देर नहीं लगाई थी किसका फ़ोन। अलबत्ता जरीश की बात पर वो हंस पड़े थे। समान भाई का फ़ोन था। समान भाई का फ़ोन है? नौशीन ने भी पूछा था। इसने फ़ौरन सर हिला दिया। लड़ लेना आज रात या फिर कल आऊँगा। चची अम्मी से अभी कुछ हिसाब बेबाक करने हैं, तुमसे भी निपट लूँगा। दूसरी तरफ से बड़े सुकून से फरमाया गया था। वो सुलग उठे। तो फिर अब फ़ोन क्यों किया है? मामा से तो आप कभी भी मिल सकते हैं, इनकी वजह से हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? शाइस्ता बेगम का जी चाहा अपना सर पीट लें। अजीब लड़की है। इनके खफगी पर इशारों किनारों में समझाने पर भी वो बेतकल्फ़ी वही लापरवाही जूं की तूं बरकरार थी। बहुत नाराज़ हो? दूसरी तरफ से सवार अहमद इसकी खफगी से भरपूर आवाज़ से लुत्फ उठा रहे थे। गंभीर सी आवाज़ में अजीब सी तपिश थी। इस पागल लड़की का ध्यान कब था इधर, जो महसूस भी करती बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाएं फिर बताऊंगी। इसने दांत कुचकाते हुए समान अहमद से हंसा था। जरीश लाओ रिसीवर मुझे दो। मामा से इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने खुद ही पढ़कर इसके हाथ से रिसीवर छीन लिया था। वो मुंह बनाती हुई वापस अपनी जगह पर बैठ गई। कैसे हो समान? शाइस्ता बेगम का अंदाज नॉर्मल था। दूसरी तरफ समान अहमद बिल्कुल चुप हो गया। ठीक हूँ, मुझे दरअसल ये पूछना था कि कहीं उस्मान भाई इधर तो नहीं है? इनका मोबाइल ऑफ है, शायद कॉल नहीं जा रही। संजीदगी से समान अहमद पूछ रहा था। नाराज़गी का वाज़िह तासुर मौजूद था। शाइस्ता के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट सिमट आई थी। हाँ उस्मान यही है, तुम भी
आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ, इधर ही आकर खाना, एकदम इन्होंने कह दिया था। जरीश ने हैरान होकर कहा। उस्मान खामोश रहे, मगर चची जान दूसरी तरफ इनके रवैये पर हैरान होते। सामान ने कुछ कहना चाहा था, इन्होंने बात काट दी। अगर मगर कुछ नहीं, रात को तुम आ रहे हो, उस्मान को भी खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। फिर चाहे पूछ लेना, फिर जो चाहे पूछ लेना। इतने दिनों से वो खुद से लड़ लड़ कर हारी थी और इन बच्चों से दूर भी नहीं रह सकती थी। समान अहमद के साथ सिर्फ ये 3-4 दिन की खफगी इनके दिल को अंदर ही अंदर छेड़े जा रही थी। ऊपर से जरीश का खफगी भरा लाताल्लुक सा अंदाज। इन्हें एहसास हो गया था समान अहमद इनकी जानिब से किस कदर दिल गिरफ्तार हो गया होगा। हम इंतजार करेंगे रात को, इन्होंने सिलसिला मुंतका कर दिया था। वो नौशीन और जरीश की तरफ पलटी थी, जो दमकते चेहरों के साथ इसकी तरफ मतवज्जा थी। रात खाने का अच्छा सा इंतजाम होना चाहिए। क्वार्टर से यास्मीन को बुलवा लो और तुम दोनों भी मेरे साथ किचन में चलो। उस्मान और सामान दोनों होंगे। कितने दिनों बाद तो यूं मेरे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। मामा का अंदाज पुरजोश था। समान अहमद से बात कर लेने का एहसास था या फिर क्या था? वो एकदम मुतहर्रिक हो गई थी। जरीश अंदर ही अंदर खुश हुए बगैर ना रह सकी। आए भाई, किचन में चलते हैं, वहाँ बातें भी करेंगे और काम भी। शाइस्ता बेगम और नौशीन को किचन की तरफ जाते देखकर इसने उस्मान का बाजू पकड़कर अपनी जानिब घसीटा था। वो भी हंसते हुए इसके साथ हो लिए थे कि यह लड़की इन्हें भी बहुत अजीज थी। कॉलेज से आने पर वो अजब बोलाई फिर रही थी। उस्मान भाई फूफो को छोड़ने गए हुए थे। इसे ये बात माजिदा ने बताई थी, क्योंकि तायरा बेगम कमरा बंद किए न जाने कैसे क्या कर रही थी। फरा ने 1-2 मरतबा दस्तक दी, मगर दूसरी जानिब से सिर्फ सर्द मोहरी थी। वो समझ चुकी थी इनकी गैर मौजूदगी में कोई मार का सर हुआ है। इसने माजिदा से पूछने की कोशिश की, पता नहीं बीबी जी, मैं तो किचन में थी, हल्की हल्की लड़ने की आवाज़ें तो आ रही थी। फिर बेगम साहिबा अपने कमरे में बंद हो गई। बड़े साहब घर से निकल गए, दोपहर को लौटे थे। आपकी फूफो, उस्मान भाई और बड़े साहब तीनों ने इकट्ठे ही खाना खाया था। फिर साहब जी तो कहीं अपना ब्रीफकेस लेकर चले गए। अलबत्ता थोड़ी देर बाद आपकी फूफो और उस्मान साहब भी चले गए। वो शायद इन्हें छोड़ने गए हैं। माइदा की तरफ से मिलने वाली तफसीली जवाब था। इसने मजीद कुछ पूछने की जहमत भी नहीं की थी। घर का जो माहौल चल रहा था, इसे साफ मालूम होता था कि ये बात क्या हो सकती है। वही समान भाई की शादी का मसला। अब्बू अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे और अम्मी अपने पर। वो जूं जूं सोचती उलझती जा रही थी। थोड़ी देर पहले अली अपने दोस्तों की कॉल पर कहीं चला गया था, ये कह करके वो मगरिब तक लौट आएगा। वो अकेली घर में बैठी इधर उधर कभी चक्कर लगाने लगती और कभी टीवी खोल कर बैठ जाती। किचन में भी कोई काम ना था। माइदा खाना वगैरह तैयार कर चुकी थी। नींद से आ नहीं रही थी। काफ़ी देर तक वो उस्मान भाई का इंतज़ार करती रही कि शायद वो लौट आए अपनी और इसकी बोरियत ख़त्म हो, मगर वो नहीं लौटे थे। अलबत्ता उस्मान भाई का फ़ोन आ गया था। इसने उस्मान भाई के ना लौटने का बताया तो इन्होंने बताकर इसे कॉल बैक करने का क्या कर फ़ोन बंद कर दिया और अब इनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही। थोड़ी देर पहले ही इनकी कॉल आई थी। उस्मान भाई, चची जान के यहाँ हैं, तुम फिक्र ना करो। अब्बू को बिजनेस के किसी अहम काम के सिलसिले में अर्जेंट लाहौर जाना पड़ा। वो 2 दिन बाद घर लौटेंगे। अली घर लौटे तो इसे दोबारा कहीं बाहर ना जाने देना। इसे उस्मान भाई और अब्बू के मुतालिक बताकर वो हिदायत भी दे रहा था। इसने सर इस बात में हिला दी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, आप ही घर आ जाएं। अम्मी अपने कमरे में बंद है, मुझे इन दूर दीवार से वहशत हो रही है। वो कहे बगैर ना रह सकी। दूसरी तरफ सामान खामोश हो गया। भाई आप आ रहे हैं? नहीं गुड़िया, दरअसल सच्ची अम्मी ने घर बुलाया है, शायद खाने पर देर से आऊँगा, तब तक उस्मान भाई भी वहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। मुझे इस तरह इतने बड़े घर में अकेले होने से डर लगता है। अम्मी भी अपने कमरे में हैं। कितनी दफ़ा मैंने दरवाज़ा खटखटाया है, मगर वो खोल नहीं रही हैं। क्यों? इसकी फराहम करता खबर पर वो हैरान हुए थे। सुबह तक तो अम्मी ठीक थी, पता नहीं, माइदा बता रही थी अम्मी अप्पू के दरमियान शायद फिर कोई नई झड़प हुई है। इसने तलखी से बताया था। सामान कई लम्हे तक खामोश रहा था। सुनो, मगरिब के बाद मैं आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना, मेरे साथ ही चचा चची के यहाँ चली जाना। सामान ने फ़ौरन प्रोग्राम बनाया। ठीक है, मगर वो अम्मी, अचानक इसे माँ का ख्याल आया तो रुक गई। इन्हें जब तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी चुप रहो। फिलहाल तुम इनसे जिक्र नहीं करोगी जब तक अम्मी अब्बू अपनी नफरत की कोई ठोस वजह नहीं बता देते। हम यूं बुज़दिलों की तरह पीछे भी नहीं हट सकते। जो होगा देखा जाएगा, बस तुम तैयार रहना। मैं मजीद ड्राइवर को भेज दूंगा।
मैं तुम्हें बल्कि मैं खुद ही घर आ जाऊंगा। इससे आराम से सर हिलाए। कमरे में आकर इसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले। आज कितने दिनों बाद इसे चची के यहाँ जाने का मौका मिल रहा था। वो वॉशरूम में घुसने तक यही सोच रही थी। गहरा ब्राउन सूट बड़े से दुपट्टे के हमरा पहनकर जब वो बाथरूम से निकली तो बहुत फ्रेश लग रही थी। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगाने लगी। जब उंगलियों से मसाज करते इसकी नज़र खुद ब खुद अपने बाएं रुखसार के सैतिल पर पड़ी थी। उंगलियों की रफ्तार रुक गई थी। वो बगौर अपने चेहरे के तिल का जायजा ले रही थी जबकि पस मंजर में कोई आवाज़ गूंज रही थी। तुम फराह हो, तुम्हारे बाएं रुखसार का तिल मुझे तुम्हें लाखों लड़कियों में भी पहचानने की गलती नहीं करने देता। माई डियर फराह सईद अहमद। आवाज़ क्या थी? इसके दिमाग पर गोया थोड़े से बरसे थे। इस दिन फूल और कार्ड मौसूल होने के बाद और कोई वाक़या नहीं हुआ था। वो आजकल नेट इस्तेमाल नहीं कर रही थी, इसीलिए इससे नहीं खबर थी कि इसकी ईमेल का अब क्या रद्द-ए-अमल। क्रीम लगाकर बालों में ब्रश फेरकर वो आईने के सामने से हट गई थी। आज कितने दिनों बाद इसका दिल चाह रहा था कि जब तक समान भाई इसे लेने नहीं आ जाते वो नेट यूज़ कर ले। इसी वक्त तो वो भी नेट पर होता था। आज न जाने क्यों दिल हमक हमक कर इसकी ईमेल्स पढ़ने को उकसा रहा था। वो लाख खुद को सरजनिश करती रही मगर दिल किसी तौर मान नहीं रहा था। वो खामोशी से पीसी के सामने बैठ गई। कंप्यूटर स्टार्ट करके वो नेट खोल रही थी। ऐसा करते हुए इसके हाथ कांप रहे थे मगर वो फिर भी अपने आप को ना रोक पाई थी। न जाने अंदर कौन सी ताकत थी जो इसे ऐसा करने पर उकसा रही थी। फराह ईमेल बॉक्स खोल चुकी थी। वो अपनी ईमेल एड्रेस पर आई हुई ईमेल चेक कर रही थी। इस शख्स की कई ईमेल थी। इसने कांपते दिलों से सबसे पहले ईमेल खोली थी। दिल का सुकून छीन के असबाब ले गया। एक शख्स मेरी नींद मेरे ख्वाब ले गया। भटका के सारी रात शहर की तलाश में जाने कहाँ कहाँ मुझे महताब ले गया। खूबसूरत इशार थे। फराह का दिल सीने के अंदर जोर जोर से धड़कने लगा था। फराह, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। फ़ोन करने पर कोई मुलाजमा टाइप खातून की आवाज़ सुनने को मिलती है। मुझे पता है मेरे भेजे गए फूल और कार्ड का क्या हशर हो चुका है, मगर फिर भी देख लो किस कदर हौसला है कि बजाय इसके तुम्हारी इस मुसलसल खामोशी से उकता जाऊँ, हर वक्त नेट पर मौजूद रहता हूँ इस गुमान में कि शायद तुम जवाब दे दो, मेरी ईमेल्स ही पढ़ लो और दिल में कोई नरम जज्बा पैदा हो जाए। अगली ईमेल ये थी। फराह सईद के धड़कते दिल की रफ्तार में एकदम मजीद इजाफा हुआ था। इसने खुद से घबरा कर फौरन ही पीसी बंद कर दिया था। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं किस राह पर निकल रही हूँ? नहीं, ये गलत है, ये गलत बात है। मुझे इसकी ईमेल पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। पीसी को घूरते हुए मुसलसल खुद से उलझ रही थी। न जाने वो कौन है, मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। और वो फ़ोन नंबर वो भी पाकिस्तान का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है, लेकिन वो तो पाकिस्तानी है। फिर वो फूल और कार्ड। कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए वो मुसलसल इसी शख्स को सोच रही थी। कड़ियों से कड़ियाँ मिलती जा रही थी। मुझे हेल्पलाइन से इस नंबर का पता करवाना चाहिए कि वो कहाँ का नंबर है। खुद से उलझते दिमाग में अचानक ख्याल आया था। वो फौरन कुर्सी से उठ गई। नंबर वो अपनी डायरी में उतार चुकी थी। इसने अपने कमरे में ही रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया था। वो अब 15 की हेल्पलाइन पर मिला रही थी। दूसरी तरफ से राब्ता होने पर फराह ने जल्दी से नंबर बताकर हेल्प चाहिए थी। हम मालूम कर देते हैं, प्लीज़ आप कुछ देर बाद राब्ता कीजिए। नस्वानी आवाज़ पर इसने सर हिलाया था। फिर फराह ने पूरे 5 मिनट बाद 15 पर कॉल दोबारा की थी। इन्हें अपनी कॉल का मकसद बताकर वो दोबारा दूसरी जानब लड़की का आवाज़ सुना। ये अमेरिका का नंबर है और पाकिस्तान मोबाइल नंबर है। दूसरी जानब से इसे इतला दी गई। वो शुक्रिया अदा करके रिसीवर क्रेडल पर रखकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। ये वो समझ गई थी ये मोबाइल नंबर है, मगर कहाँ का अब इसे इल्म हुआ था। अमेरिका का नंबर है तो इस शख्स ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? फराह को बहुत दुख हो रहा था, मगर वो फूल और कार्ड वो जूं सोच रही थी उलझती जा रही थी। मुझे समान भाई के सामने सारा मामला लाना होगा, वरना जिस तरह वो शख्स घर में फ़ोन करता है, फूल और कार्ड भेजता है, वो बाद में मेरे लिए किसी बहुत बड़ी परेशानी का सबब ना बन जाए। जज्बात से निकलकर सोचते हुए इसके जहन में सिर्फ ये हल आया था। फिर वो एक फैसला करके मुतमईन हो गई। मगरिब के बाद समान अहमद आ गया था। वो इस वक्त नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। अम्मी अभी तक कमरे से नहीं निकली थी। अली इसकी नमाज अदा करने के दौरान घर लौट आया था। अम्मी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सलाम दुआ के बाद सबसे पहले समान ने फराह से यही पूछा था। इसने नफी में सर हिला दिया। समान लब बींच गया। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि इनके बाद घर में इसके रिश्ते के मौजू पर ही गुफ्तगू हुई होगी, जिसकी वजह से अम्मी का ये रद्द अमल है। मैं ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ, मैं फिर चचा जान के यहाँ चलते हैं। समान अहमद कहकर अपने कमरे में चला गया। क्या चचा जान के यहाँ जा रहे हैं?
तुम दोनों? अली ने पूछा तो वो अपने ही ध्यान में चौंकी थी। हाँ, उस्मान भाई इधर ही हैं, फूफा को छोड़कर वहीं चले गए थे। भाई भी जा रहे हैं, साथ में मैं भी। और अम्मी को पता है? नहीं। चलो फिर मैं भी चलता हूँ। वो एकदम पुरजोश हुआ तो फरहान ने घूरा, कोई नहीं, हम सब चले गए तो अम्मी का मूड मजीद खराब हो जाएगा, बेहतर है तुम अम्मी के पास घर में ही रहो। फिर पता नहीं सवान भाई चचा जान के यहाँ जाने का अम्मी को बताते भी हैं कि नहीं। क्या है भाई, मैं भी चलता हूँ ना, कितने दिन हो गए इधर का चक्कर लगाए हुए। वो मजीद हुआ था, फरहान ने मुतल्लिक पर ध्यान नहीं दिया था। रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर लिया। अंदर ही अंदर वो समान अहमद के मौका देकर ईमेल वाले शख्स से मुतल्लिक गुफ्तगू करने का इरादे बांध रही थी। नवाज अहमद इनके यहाँ आए हुए थे, तब से वो अपने कमरा बंद किए इसमें मुकीद थी। नवेरा को इसके सामने जाते हुए एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। इससे इसका शुरू से ही एक पुरतकल्लुफ ताल्लुक था। वो बहुत कम इनके यहाँ आते, जब भी आते नबील भाई या अम्मा के साथ बातें करते चले जाते। आज मंगनी के बाद पहली दफ़ा वो इनके घर आए थे। पेशे के लिहाज से वो उस्ताद थे। गुज़श्ता साल से 1-2 कॉलेजेस में इन्होंने इकनॉमिक्स वगैरह पढ़कर तदरीस का आगाज़ कर दिया था। वो अपने ख़ानदान के ज़हीन तरीन शख्स थे। फिर इनकी अकेडमी भी थी। पहले वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में पीरियड लेते थे, इसके बाद का सारा वक्त वो अपनी अकेडमी में होते थे। जबकि इनके ख़ानदान के बाकी अफराद ज़ाती कारोबार या बिजनेस वगैरह करते थे। सिर्फ उनका शुरू से ही रुझान तदरीस की जानिब था, इसीलिए सबकी मुखालफत के बावजूद वो इस जानिब आए। अपने काम से बहुत मुतमईन थे। MBA किया हुआ था। चचा जान का ख्याल था कि वो इनका बिजनेस में हाथ बटाएंगे, मगर फिर इनके शौक को देखते हुए इन्हें मजबूर नहीं किया था। इनका ख्याल था कि इनके बाद इन्हें ही सारा कुछ संभालना है। फिलहाल वो अपना शौक पूरा कर ले, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। इनके खानदान में पर्दे का खास एहतमाम तो नहीं था, मगर मंगनी एक ही जगह पर हुई थी। दोनों घरों में यूं बेधड़क आना जाना भी नहीं था। मंगनी के बाद नवेरा तो एक दफ़ा भी ना गई थी। चचा जान, इनकी बेटियां और चची सब कितनी बार कह चुकी थी, मगर नवेरा हिजाब से इनकार कर देती। चचा जान को नबील भाई से कुछ काम था, इसलिए इन्होंने नवाज अहमद को इनके घर भेजा था। भाभी आते जाते इसे छेड़ रही थी। वो एहतजाजन अपने कमरे में बंद हो गई थी। खाना इसने भाभी के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन अब मोहतरमा नवेरा साहिबा बाहर तशरीफ ले आए। खाने पर अम्मा हुजूर आपको याद कर रही हैं। जब भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर हुई तो वो एक किताब की वर्कगर्दानी में मसरूफ़ थी। मुझे भूख नहीं है, इसने किताब से नजरें हटाए बगैर कहा तो भाभी ने आगे बढ़कर इसके हाथ से किताब छीन ली और इन्हें घूरा। बहाना नहीं, तुम्हारे मोहतरम नवाज साहब तो तुम्हारे खाने पर इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ भूख हड़ताल पर हो। वो मज़ाहिर संजीदा थी, मगर इनकी आंखों से फूटती मुस्कुराहट वो जुला गई थी। भाभी, वो जिज होते हुए बोली, चलो उठो, शाबाश, हमारे यहाँ ऐसा भी कोई ख़ास पर्दा नहीं है। इन्होंने इसका हाथ पकड़ कर खींचा तो वो कंफ्यूज हो गई। मगर भाभी, वो अम्मा और नबील भाई, वो अम्मा और भाई की वजह से घबरा रही थी। भाभी हंस दी। एक ही ख़ानदान में रिश्ते जुड़ने से ये सब चलता है और इसमें कबाहत ही क्या है। बस चलो, अम्मा ने तुम्हें खुद बुलाने को कहा है। इसका यही मतलब है ना कि तुम्हारा नवाज का सामना करने पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि इनकी अपनी भी यही मर्जी है। अब कि इन्होंने काफ़ी संजीदगी से कहा था। वो खामोशी से दुपट्टा दुरुस्त करके भाभी के साथ बाहर निकल आई थी। अम्मा, नवाज और नबील भाई डाइनिंग टेबल पर शायद इसी के मुंतज़िर थे। वो अंदर ही अंदर कन्फ्यूज़ हो रही थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही निगाहों का पहला तसादुम नवाज फ़ारूक से हुआ था। नवेरा ने घबरा कर नज़रों का जाविया बदल लिया। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुशरिका सलाम किया था। फिर आगे बढ़कर अम्मा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा गुड़िया को गोद में बिठाकर खाना खिला रही थी, जबकि नबील भाई और नवाज भी खाना शुरू कर चुके थे। नवाज, ये चावल ज़रूर लेना, नवेरा ने अपने हाथों से बनाए। वो खामोशी से सर झुकाए खाना खा रही थी। जब भाभी की आवाज़ पर इसने घबरा कर देखा, भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट रकसा थी, जबकि इनके यूँ कहने पर अम्मा के साथ साथ नवाज और नबील भाई भी हंस दिए। नवेरा का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। इसने वाकई चावल पकाए थे, मगर भाभी तो, जी भाभी, मैं ज़रूर टेस्ट करूँगा, नवाज ने मुस्कुराकर कहा। नवेरा इसकी जानिब देख रही थी। एक नज़र नवेरा पर भी डाली। इसने जल्दी से सर झुका लिया। उफ, क्या मुसीबत है। इसे भाभी पर गुस्सा आने लगा। खामोशी से खाना खाया गया। टेबल से सबसे पहले अम्मा उठी। गुड़िया अब इन्हें तंग कर रही थी। नवेरा ने इसे लेना चाहा, मगर अम्मा इसे लेकर बाहर निकल गई थी। इनके निकलते ही भाभी की दागे शरारत भड़की। नवाज ज़बान
घर पर रख के आए हो? भाभी मुस्कुराकर पूछ रही थी। इन्होंने उलझ कर इन्हें देखा, मगर इनकी आंखों में मचलती शरारत देखकर हंस दिया। फिलहाल तो नहीं। बहुत आराम से तौलिए से हाथ साफ करते हुए इन्होंने कहा था, मुझे तो यही लग रहा है ये तुम्हारी ससुराल, बाद में पहले चचा का घर है। कुछ बोलो, मुझे तुम्हें उकसाना पड़ रहा है। मसला क्या है? इन्होंने दिलचस्पी से इन्हें देखा, जबकि नबील इनकी इस हल्की फुल्की नोक चोक पर मुस्कुरा रहा था। मसला यह है कि आज नवीरा ने चावल बहुत मजेदार पकाए हैं। इनकी तान वहीं आकर टूटी थी। नवीरा ने खा जाने वाली नजरों से इन्हें घूरा, जबकि बाकी दोनों ने कहके लगाए, चलें जी, मैं कह देता हूँ। इन्होंने मुस्कुराकर चेहरा नवीरा की तरफ किया था। वो एकदम जेम से गए। नवीरा चावल बहुत मजेदार थे। अब हुश इसे जेमते देखकर वो फौरन भाभी से पूछ रहे थे, जिनके चेहरे की चमक दीदनी थी। हाँ, और चाय पी कर जाना, नवीरा बनाएगी। आखिर में इन्होंने फिर कहा था। अब के नवीरा भी हंसने लगी। कम से कम इसके नॉर्मल अंदाज से इसकी मुस्कुराहट जरूर कम हुई थी। वो खाना खा चुकी थी, इसीलिए टेबल से उठ खड़ी हुई। नवाज ने इसे देखा। सादा घरेलू लिबास में वो अपने साफ शफाफ चेहरे की खूबसूरती समेत आंखों को हेजा कर रही थी। तुम कहाँ चली? भाभी ने कहा, किचन में चाय बनाने। इसका एतमाद बहाल हो चुका था, इसलिए आराम से जवाब दिया। नहले पे दहला इसी को कहते हैं। नबील भाई भी खुलकर हंसे थे। वो फौरन वहां से चली गई। इसने किचन में आकर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया। फ्रिज से दूध निकालकर पलटी तो भाभी बर्तन लेकर दाखिल हुई थी। नवीरा को इनकी फजूल गोई पर तब चढ़ी हुई थी। वो बर्तन सिंक में रखकर पलटी तो इसने मसनूई गुस्से से कहा, अब बताएं, बड़ी हाँक रही थी ना इधर। नवीरा ने चावल बहुत मजेदार बनाया। कमर पर हाथ रखते हुए इन्हें घूरा था। मैं तो अच्छी भाभी का किरदार अदा कर रही थी। नमाज पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इन्होंने इसकी बातों को बगैर किसी खातिर मिलाए बड़े आराम से कहा, जबकि इसका हवाला देकर चिढ़ाया। बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही थी। दिल तो चाह रहा था कि जुबान बंद कर दूं। वो घूर कर दूध उबलते पानी में डालने लगी। वैसे इस लिबास में लग खूबसूरत रही। बड़े गौर से नवाज देख रहा था तुम्हें। वो झेम सी गई। भाभी प्लीज मुझे कंफ्यूज ना करें। इसने पलटकर शिकवा कना नजरों से इन्हें देखते हुए कहा। वो हंसती चली गई। कसम से नवीरा, यहाँ नमाज होता तो वो फिदा हो जाता तुम पर। लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लेना। वो अब भी बाज नहीं आई थी। अगर आप इस तरह की फजूल बातें करती रहेंगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फिर चाय भी खुद ही बना दीजिएगा। इसने मुंह बनाकर कहा। भाभी ने आगे बढ़कर इसके गले में बाहें डाल दी। मैं तो तुम्हारे दिल बहला रही हूँ। इस डल लाइफ में थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए। नवाज भी कमगोर संजीदा सा शख्स है और तुम भी ऐसी ही हो। बदलो थोड़ा सा खुद को। मंगनी का पीरियड इसीलिए होता है। शुक्र करो इस जैसा शख्स तुम्हारे हिस्से में आया है। नवीरा ने मुस्कुराकर इनके बाजू पर अपने हाथ रख दिए। भाभी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत खौफ महसूस होता है जब भी मैं ये तस्वुर करती हूँ कि आइंदा जिंदगी में जो नवाज अहमद के साथ गुजारना होगी तो एक सवालिया निशान मेरे सामने आ जाता है। कई चेहरे गुडमुड होते हैं। मैं आंखें बंद करती हूँ तो इनकी जगह दूसरे लोगों के चेहरे आ जाते हैं और मेरा दिल अजीब तोहमात का शिकार होने लगता है। ऐसे में आपका मजाक मेरे दिल पर एक अजीब सी चोट लगाता है। मैं अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस करती हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे साथ जरूर कुछ होने वाला है। इसकी आंखों में अजीब सा रंग और खौफ था। भाभी ने इसे कंधों से थामकर इसका रुख अपनी जानिब किया। क्या कह रही हो तुम? वो हैरान थी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे अंदर की यही कैफियत है। नमाज को देखकर भी मेरा दिल अंदर से इसी तरह खौफजदा होता है। ऊपर से आपकी छेड़छाड़, मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ। भाभी पुरसोच नजरों से इसका सभी रोशन चेहरा, चमकता चेहरा देखने लगी। चाय उबलने की आवाज पर नवीरा फौरन पलटी। आंच धीमी करके इसने चाय में चीनी डाली। तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? पीछे से भाभी की आवाज पर भी वो ना पलटी। मैं खुश हूँ। ये अम्मा, भाई, चचा वगैरह सबका मुश्तरका फैसला है, लेकिन इस रिश्ते से मेरे अंदर की दुनिया अजीब तूफान की जद में आई हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी ने इसकी बात पर पुरसुकून सांस ली। शुक्र है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अचानक किसी ऐसे शख्स से एक ऐसा ताल्लुक जुड़ जाए जो कि आपके वहमो गुमान में बिना हो तो कुछ अरसे तक यही कैफियत रहती है। ये फितरी बात है। तुम नमाज को ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर कबूल करने की कोशिश करोगी तो खुद ब खुद दिलो दिमाग पर पुरसुकून हो जाएंगे। भाभी इत्मीनान से कह रही थी। नवीरा एक गहरी बोझल सांस फिजा में मुंतकिल करके कैबिनेट से मग निकालने लगी। भाभी के जवाब में इसने कुछ भी कहने से एतराज किया था। नौशीन और जरिश की खुशी देखने के काबिल थी। बहुत अरसे बाद यूं डिनर पर समान भाई इनके यहाँ थे। उस्मान अहमद
فرا، پاپا، ماما، نوشین، عثمان احمد اور وہ خود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے سے زیادہ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پاپا، سامان اور عثمان اپنے بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ تینوں لڑکیاں اپنے اپنے کالج، پڑھائی اور دوستوں کے ذکر میں الجھی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم دونوں طرف کی گفتگو سن رہی تھی۔ چچی امی، یقین کریں زرش سب استاذہ تو ایک طرف پورے کالج کی فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس دفعہ بھی پچھلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ مارکس زرش کے ہی تھے، میرے تیسرے نمبر پر تھے۔ فرا کھانا کھاتے ہوئے چچی کو بتا رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر زرش کو دیکھا، وہ لاپرواہی سے کھانا کھا رہی تھی۔ زرش صرف ذہین ہی نہیں بلکہ ہر سال پوزیشن بھی لیتی تھی۔ نصابی اور غیر نصابی ہر طرح کی سرگرمیوں میں وہ نہ صرف حصہ لیتی بلکہ شاندار کامیابی بھی حاصل کرتی، گولڈ میڈلسٹ تھی۔ انہیں اپنی زرش پر فخر تھا، ہر کوئی اسے سراہتا تھا اور وہ تھی جو بھی سراہے جانے کے قابل۔ تمہارے نمبر کیوں کم تھے؟ سامان احمد کی ساری توجہ اس کی جانب تھی۔ بھائی اور چچا سے گفتگو کرنے کے باوجود وہ فرا کو سن رہا تھا۔ ایک دم انہوں نے پوچھا تو زرش ہنس دی۔ اب آئی نا پہاڑ کے نیچے اور کرو تعریفیں، وہ چہکی۔ سعود احمد بھی مسکرا دیے۔ سامان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ جہاں زرش بیوی ہو وہاں بھلا کسی اور کی دال کہاں گلنے والی ہے؟ فرا نے اطمینان سے کہا تو شائستہ سمیت سب ہنس دیے۔ سامان بھائی، مجھے تو کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ نوشین فرا کو چھیڑے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کیوں جلنے لگی زرش سے؟ بلکہ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے جب ہر استاد، ہر لڑکی صرف اور صرف زرش کی تعریفیں کرتی ہیں۔ اس نے برا منا کر نوشین کو کہتے ہوئے فوراً تردید کی۔ سامان احمد نے بغور دیکھا کھانا کھاتی ہوئی لاپرواہی سے مسکرا رہی تھی، یوں جیسے یہ تعریفیں اس کی نہیں اور بندے کی ہو رہی ہوں۔ انہیں اس کی یہی بات تو اچھی لگتی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سمٹ آئی تھی۔ لا تعلق، بے پرواہ سے انداز۔ اب بس بھی کرو، زیادہ تعریفیں نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کل صبح زرش بیوی اٹھے تو بالکل بدلی ہوئی ہوں۔ نوشین اب زرش کو چھیڑ رہی تھی۔ زرش نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچا۔ ماما دیکھ لے نوشی کیا کہہ رہی ہے۔ میں کیوں بدلوں گی؟ بلکہ میرے اندر تو اور دلچسپی سے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً ماما کو گھسیٹا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ چپ ہو کے کھانا کھاؤ، تم لوگ بعد میں باتیں کر لینا، انہوں نے ٹوکا۔ سب کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ ان تینوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر نہ صرف برتن اٹھوائے بلکہ کچن کی صفائی بھی کی۔ اس دوران زرش نے چائے تیار کر لی تھی۔ سرو کرنے کی ذمہ داری نوشین کو سر ڈال کر وہ دونوں اپنے اپنے کپ لے کر اوپر ٹیرس پر آ گئی تھی۔ آج موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا چل رہی تھی۔ ریلنگ پر جھکتے ہوئے زرش نے کہا۔ فرا نے بغور دیکھا۔ لاپرواہ سا معصوم حسن تھا۔ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے ساتھ وہ دل میں گھٹ رہی تھی۔ وہ سامان بھائی کے ساتھ یہاں آ تو گئی تھی مگر اب گھر کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ نہ جانے امی کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سامان بھائی کے ساتھ ادھر آئے اور انہیں خبر نہ ہو۔ کہاں ہو تم؟ وہ نہ جانے سوچ کی وادیوں میں کہاں جا نکلی تھی۔ جب زرش نے زور سے پوچھا تو وہ چونکی تھی۔ کچھ نہیں یار، میں امی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ لگتا ہے آج بھی امی اور ابو کے درمیان مارکا ہوا ہے۔ جب سے میں کالج سے گھر آئی ہوں وہ کمرے میں بند ہیں۔ سامان بھائی مجھے یہاں لے آئے ہیں، ہم لوگ انہیں بتائے بغیر آئے ہیں، پتہ نہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اوہ ویری سیڈ۔ زرش کئی لمحے تک خاموش رہی، پھر اس خاموشی کو نوشین کی آمد نے توڑا۔ کیا بات ہے، تم دونوں بہت خاموش ہو، خیریت ہے نا؟ فرا کی گیلی آنکھوں اور زرش کے ہونٹ کچلتے دیکھ کر نوشین پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ نہیں، بس وہ تائی امی کی بات ہو رہی تھی۔ فرا بتا رہی تھی آج پھر تایا ابو اور تائی امی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی زرش نے بتایا تھا۔ اوہ مگر جھگڑا ہوا کس بات پر؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نوشین نے پوچھا۔ فرا بھی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی جبکہ زرش ریلنگ کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ یہ تو علم نہیں مگر جہاں تک مجھے اندازہ ہے امی ابو میں آج کل صرف اور صرف سامان بھائی کی شادی کے معاملے پر ہی جھگڑا ہوتا ہے۔ فرا نے سنجیدگی سے بتایا۔ زرش تو چونک ہی گئی مگر نوشین نے بھی چونک کر زرش کو دیکھا۔ ارے ہاں فرا، میں تو یہ بات بھول ہی گئی، پھر کیا فیصلہ ہوا؟ زرش بھی قریب آئی۔ فرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نوشین کو۔ نوشین نے فوراً نظریں پھیر لی۔ فرا کو سمجھنے میں صرف ایک پل لگا۔ او تو نوشین سب جانتی ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر ہے، کچھ بھی نہیں، آج کے واقعے کا مجھے علم نہیں ہے کہ نوبت کہاں تک ہے۔ وہ کچھ تلخ سی ہوئی تھی۔ نوشین تمہیں پتہ ہے تائی امی فوزیہ آپی سے سامان بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں مگر تایا ابو نہیں مان رہے۔ زرش نے نوشین کو بتایا۔ اپنی طرف سے وہ انکشاف کر رہی تھی مگر نوشین پرسکون تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، پھپھو کے ہاں تھی جب کیسرا خالہ وہاں آئی تھی۔
बहुत कुछ बता रही थी, तभी मुझे इल्म हुआ। फरा ने हैरत से इन्हें देखा। फिर तो नौशीन ये भी जानती होंगी अब्बू किसका नाम ले रहे हैं। वो बगौर नौशीन को देखने लगी। फरा, समान भाई हमें बहुत अजीज हैं। फौजिया जैसी लड़की का इनके साथ ताल्लुक भी, इनके साथ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मगर नौशीन क्या कह सकते हैं। मगर ताया अब्बू जो चाह रहे हैं वो तभी मुमकिन है जब ताई अम्मी राजी हों, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं। नए रिश्ते पुरानी रंजिशें ख़त्म करने के लिए किए जाते हैं, ना कि नए ताल्लुक पुरानी रंजिशों को मज़ीद मजबूत करें। जरिश के कुछ पल्ले ना पड़ा। नौशीन खामोशी से चाय की चुस्कियां भरने लगी। फरा ने चुपचाप दोनों की तस्वीरें सूरतें देखी, जरिश को देखा, फिर मुस्कुरा दी। काश अम्मी राजी हो जाए। समान भाई के साथ जरिश कितनी जचेगी, इतनी प्यारी सी मासूम सी तो है। वो मुसलसल जरिश को देख रही थी। वो जरिश को जब बहुत चाहने के बावजूद ये ना बता सकी कि अली को भी इसने सख्ती से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी जरिश इनके घर में हर रोज होने वाले झगड़े की असल वजह को जान ले और इसके दिल आजारी हो। छोड़ो इस टॉपिक को, मैं तुम दोनों को बोर करने नहीं आई बल्कि फ्रेश होने आई हूँ। तुम बताओ नूशी, तुम्हारे ससुराल में से कोई आया गया कि नहीं। फरा ने इस बोझल सी खामोशी से घबरा कर फौरन गुफ्तगू का मौजू बदला तो जरिश हंस दी। तुम तो इसके ससुराल का पूछते हो नौशी की सास का बस चले तो मोहतरमा यहाँ ही डेरा जमा ली, ये बहाना करके कि जब तक मैं अपनी चांसी बहू को देख ना लूँ मुझे नींद नहीं आती। जरिश को तो मौका चाहिए था, फौरन नौशीन को छेड़ने पर तैयार होगी। बको मत, अब वो लोग इतना ज्यादा भी नहीं आते, बस कभी हफ्ते में चक्कर लगा लेते हैं। नौशीन फौरन जैम कर कहने लगी तो दोनों हंस दी। सुना तुमने फरा, कभी हफ्ते में भवें उचकाती। जरिश नौशीन का रिकॉर्ड लगाने सुना तुमने फरा, कभी हफ्ते में भवें उचकाती। जरिश नौशीन का रिकॉर्ड लगाने को बेताब थी। तो और क्या, दिल में तो लड्डू फूटते होंगे, बल्कि ख्वाहिश होगी कि काश रोजाना आंटी यहाँ तशरीफ फरमा हो। फरा क्यों पीछे रहती। नौशीन का चेहरा सुर्ख होने लगा था। तुम दोनों बाज आ जाओ वरना खाली मग दिखाती, वो धमकी दे रही थी। वरना क्या, बोलो। दोनों इसे जज कर रही थी, बल्कि जरिश तो बाकायदा चढ़ा रही थी। पता नहीं यह सिलसिला कितना तवील पकड़ता अगर समान अहमद सीढ़ियां चढ़ते ऊपर ना आता। नौशीन जरिश के जवाब में कुछ कहते कहते रुकी। फरा, घर चलें, बहुत देर हो गई। आते ही इन्होंने घड़ी देखते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी, अभी तो मैंने आपसे कोई बात नहीं की। जरिश समान अहमद को इतनी जल्दी जाते देखकर फौरन कहने लगी। समान ने एक नजर इस पर डाली। खुले लंबे बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा लापरवाही से कंधों पर झूल रहा था। खूबसूरत चेहरे पर हीरे की तरह दमकती आंखें, इन्हें नजर हटाना मुश्किल होने लगा। अली 2 दफा फोन कर चुका है, अम्मी कई बार पूछ चुकी हैं, बल्कि वो तो अली 2 दफा फोन कर चुका है, अम्मी कई बार पूछ चुकी हैं, बल्कि वो तो हमारी यहाँ आमद से भी कतीर नाबल्द है। अब अगर हम मजीद लेट हो गए तो अली के लिए अम्मी को बहलाना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने खड़े खड़े बताया। जरीश ने मुंह बनाया। एक तो मुझे ये आपकी वालदा माजिदा समझ नहीं आती, आखिर इन्हें इस सारी नफरत से क्या हासिल होगा। खुद तो मुश्किल में है ही, दूसरों को भी अजियत से 2-4 किए रखती हैं। जरीश कहे बगैर ना रह सकी। नौशीन ने इसे यूं बकवास करने पर घूरा, मगर वो सर झटक गई। वो ऐसी ही थी, 2 टोक बात करने वाली। तुम नहीं समझोगी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर ना डालो तो बेहतर है। ये बड़ों के मामलात हैं, इन्हें बड़ों तक ही रहने दो। समान अहमद को जरीश की बात से सख्त तकलीफ हुई, मगर वो बुरा माने बगैर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो मुंह बनाने रहने दे। अब इतना भी छोटा दिमाग नहीं है मेरा, कम अज कम आंखों की जुबान, लफ्जों का हेर फेर मैं भी समझने लगी हूँ। ना चाहते हुए भी समान अहमद के होंठों पर इसकी बात पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मसलन अब तक किस किस की आंखों की जुबान और लफ्जों के हेर फेर को समझ पाई हो। जरीश समान अहमद के होंठों पर खिलती मुस्कुराहट साफ देख रही थी। फड़ा और नौशीन भी मुस्कुरा रही थी। इसे अपनी बात को यूं मजाक में उड़ाया जाना बहुत बुरा लगा था। प्लीज भाई मजाक मत उड़ाएं, आई एम सॉरी, आई एम सीरियस। इसने फौरन एहतजाज किया था। हाँ मैं भी सीरियस हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा। क्यों फरा? इन्होंने फरा को मुतवज्जा किया तो मुस्कुरा कर देखने लगी। जो मायनी बात थी, कुछ पल्ले ना पड़ी, लेकिन सामान के पूछने पर सर जरूर हिला दिया। फिर शरारत से कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रही हैं? ये आप और जरीश ही जाने। वो फौरन पहलू बदल गई थी। आपने मामा से बात की, बात को मजाक के रूप में जाते देखकर जरीश ने फौरन असल बात पूछी। मेरा मतलब है कि आपके यहाँ आने की इजाजत पर नहीं, मौका ही नहीं मिला। इधर उधर की ही बातें होती रही। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब भी तुम्हें हमारे यहाँ आने से मना करेंगी। इस दिन से
कतई मुख्तलिफ मूड था आज चची जान का। इस दिन तो मुझे भी नाराज़ कर दिया था इन्होंने, मगर आज तो खुद ही मुझे मदऊ भी किया था। उस्मान भाई और चचा जान की मौजूदगी में मैं इस दिन के रवैये पर इस्तफसार ना कर सका, लेकिन कल इनसे फ़ोन पर ज़रूर बात कर लूँगा। यानी कि मामला अभी जूं का तूं है। वैसे बाय द वे, इस दिन आप इतने ख़राब मूड में वापस क्यों गए थे? फरा और नौशीन ज़रिश की ज़बान ही सारी सूरत-ए-हाल से बाखबर और खामोश थी, लेकिन ज़रिश का जहन अभी भी इस दिन वाली बात में उलझा हुआ था। कोई बात नहीं, तुम अपने जहन पर जोर मत डालो तो बेहतर है। फरा, जाने का इरादा है कि नहीं? इसे गोल मोल सा जवाब देकर इन्होंने फरा को टोका, जो खड़ी मुस्कुरा रही। मैं तो तैयार हूँ, चलें। इसने फौरन कदम बढ़ाए। ज़रिश समान अहमद की बात को यूं टाल देने पर घूर रही थी। समान अहमद जाने के लिए पलटा, मगर फिर अचानक कुछ याद आया तो फौरन ज़रिश और नशीन को देखा। हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम दोनों के लिए ज्वेलर को लॉकेट बनवाने का ऑर्डर दिया था। जल्द ही मिल जाएंगे। जब दोबारा आऊँगा तो लेता आऊँगा। नौशीन को तो कुछ समझ ना आया, अलबत्ता मारे खुशी और इंतसाब के ज़रिश की हल्की सी चिकनी। हाय अल्लाह, समान भाई, आपको वो बात याद है? मैं तो भूल भी गई थी। यूं ही एक बात कह दी थी मैंने। आप तो वाकई संजीदा हो गए। मैं फरा के लिए कुछ लाता और तुम लोगों को भूल जाता, ये नामुमकिन है। घर आकर फरा को लॉकेट दिया तो इसने भी सबसे पहले यही बात की। ज़रिश और नशीन के तहफ़ की तरह यकीन मानो मुझे खुद से शर्मिंदगी हुई थी, तुमसे भी वही गुफ्तगू चल निकली। अब तो ऑर्डर भी दे दिया है, सेम टू सेम। फरा के लॉकेट की तरह का ही तैयार करवाने को बोला है। देखो ज्वेलर कब तक देता है। समान भाई, आप भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करने लगे हैं। हम और फरा जुदा नहीं है, हल्के फुल्के गिफ्ट्स की कोई बात नहीं, मगर इस तरह की ज्वेलरी अच्छा नहीं लगता। नौशीन ने भी कहा तो समान अहमद ने इसे पूरा, क्या अच्छा नहीं लगता और क्या नहीं, ये मैं तुम लोगों से बेहतर जानता हूँ। बेहतर है कि तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। गिफ्ट बस गिफ्ट होता है, महंगे और सस्ते का जिक्र भला। पैंट की जेबों में हाथ डाले समान अहमद ने संजीदगी से कहा तो नौशीन हंस दी। आपको समझाने वाले बस हमारे पास का काम नहीं, आपसे उलझने के लिए तो ज़रिश का ही हौसला है। मैं तो नीचे चलूं। आओ फरा। नौशीन मुस्कुरा कर फरा के साथ नीचे उतरने लगी। समान अहमद ने भी कदम बढ़ाए तो ज़रिश तेजी से इनके करीब आई। भाई बात सुने। समान अहमद के उठते कदम रुके। मुझे सच सच बताए, इस दिन क्या बात हुई थी? आप इतने गुस्से से क्यों गए थे? वो बहुत संजीदा थी। समान अहमद ने मुकम्मल तौर पर रुख इसकी जानिब किया। चची अम्मी ने तुमसे कोई जिक्र नहीं किया? न जाने बजाय जवाब देने के इन्होंने उल्टा सवाल किया था। इसने नफी में गर्दन लाई। नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा खासा डांटा भी। मैंने 1-2 मरतबा आपको फ़ोन भी करना चाहा, मगर इन्होंने सख्ती से मना कर दिया। कॉलेज से आने के बाद वो तो मुकम्मल तौर पर मुझे अपनी नज़रों में रखते लगी। आपका जिक्र करती हूँ तो बुरी तरह झिड़क देती हैं। वो मासूमियत से वो सब कुछ बता रही थी जो इसे हरगिज़ नहीं बताना चाहिए था। समाना मैंने उलझ कर ज़रिश को देखा, वो इससे ज़्यादा उलझी हुई थी। अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? बताएं मुझे प्लीज़। चची जान ज़रिश को मुझसे दूर रखना चाहती हैं, मगर क्यों? इसके आगे एक सवालिया निशान था, जिसका जवाब सिवाय चची जान के किसी के पास नहीं था। समान अहमद ज़रिश की हालत देखकर मज़ीद उलझ गया था। मुझे खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही हैं। आज आया तो मैं इनसे इसी मामले पर गुफ्तगू करने का था, मगर अम्मी की वजह से जल्दी जाना पड़ा। इंशाल्लाह चंद दिनों में चची जान से बात करके असल मामला ज़रूर सुलझा दूंगा। तुम फिक्र ना करो। ज़रिश से ज़्यादा इन्होंने खुद को तसल्ली दी थी। पता नहीं समान भाई, मुझे ऐसा लगता है जैसे मामा पापा किसी टेंशन में हैं। वो लोग हमारे सामने कभी असल मामला नहीं लाएंगे, लेकिन वो परेशान ज़रूर हैं। कोई ना कोई बात ज़रूर है। फिर मामा का रिएक्शन। इस दिन फुप्पो नौशीन को छोड़ने आई थी तो वो भी सारा वक्त अम्मी के साथ आपकी शादी और ताई अम्मी की बातें करती रहीं। फरा ने ही जिक्र किया था कि ताई अम्मी आपकी शादी फौजिया आपी से करना चाहती हैं, जबकि ताया अब्बू राजी नहीं है। इस दिन फुप्पो भी यही कह रही थी। आज उस्मान भाई भी अम्मी को यही बता रहे थे। क्या इसीलिए मामा परेशान है? सारी बात समान अहमद के सामने रखकर वो आखिर में पूछ रही। समान अहमद हैरत से इसे देख रहा था। वो किस कदर इत्मीनान से अपनी मासूमियत में इसके सामने असल बात ले आई थी, जिसके तरफ समान का अभी तक जहन भी नहीं गया था। ओ तो इसीलिए चची जान का रिएक्शन ऐसा था। कहीं से इन तक असल बात पहुंच ही चुकी होगी और यकीनन वो इस रिश्ते वाली बात पर परेशान हो गई होंगी। मैं भी किस कदर अहमक हूँ, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। बज़ाहिर ज़रिश को देखते हुए समान अहमद की सोच कहीं और परवास करी। क्या सोच रहे हैं? समान अहमद के बाजू पर हाथ रखते हुए पूछ रही। समान अहमद इसके हाथ के लम्स पर चौंकते हुए एकदम होश में आया था। कुछ नहीं, अगर वो इस बात पर परेशान है तो तुम फिक्र ना करो, मैं इनसे बात कर लूँगा। ये इतना अहम टॉपिक नहीं है इसके लिए यूँ परेशान हुआ जाए। समान अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, बल्कि ज़रिश को रिलैक्स करने को इन्होंने
टाला था। समान भाई, आप वाकई फौजी आपी से शादी कर लेंगे जैसा कि ताई अम्मी यही चाहती हैं और ताई अब्बू ना माने तो फिर? वो इस तरह संजीदगी से पूछ रहा था। समान अहमद को जरीश के मुंह से ये सारी गुफ्तगू सुनना अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर क्या करूं, क्या करता, वो इसे टोक भी नहीं सकता था। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। शादी तो मैं अम्मी और अब्बू दोनों की बाहिमी रजामंदी से ही करूंगा इंशाल्लाह। वो दिन जरूर आएगा जब अम्मी अब्बू एक बात करेंगे। वो कब आता है ये देखना है। तुम मत उलझो, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, मगर ये दुआ करो कि मैं जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो अब्बू के साथ साथ अम्मी के दिल की भी ख्वाहिश बन जाए। न जाने गुफ्तगू का असर था या अंदरूनी ख्वाहिशों की यलगार। जरीश का मरमरी हाथ थाम कर हल्के से तपतपाते वो खुद को ये सब कहने से रोक ना पाया। चेहरे पर धीमी सी अलवही मुस्कुराहट थी। अल्लाह, समान भाई क्या आप किसी को पसंद करते हैं? जुमले का आखिरी हिस्सा सुनकर जरीश फौरन उछल पड़ी थी। समान अहमद को एकदम एहसास हुआ कि वो किन लम्हों में बैग निकले हैं। एकदम खिफत से दो चार हुए। जरीश का हाथ छोड़कर वो दो कदम पीछे हटे। चेहरा सुर्ख हो गया। जरीश के लिए समान अहमद की ये कैफियत हैरान कुन थी। नहीं, मैं यूं ही अम्मी अब्बू की बात कर रहा था। समान अहमद की राह में अभी ना जाने कितने दुश्वार लम्हे थे। वो जबान से इकरार करके इस मासूम लड़की को किसी अजियत से कभी दो चार नहीं कर सकते थे। ये इन्हें बहुत अजीज थी, नाजुक आबगीने से भी ज्यादा। तो फिर ये आपने क्यों कहा कि जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो अम्मी अब्बू के साथ साथ अम्मी के दिल की भी ख्वाहिश बन जाए? वो शक्की नज़रों से देखते हुए जिरा पर उतर आई थी। समान अहमद को अपने एक लम्हे की बेख्तियारी पर नदामत हुई थी। हाँ तो अम्मी अब्बू का एक फैसला हो, क्या ये मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं है? समान अहमद बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर कह पाया था। वो इसे शक्की नज़रों से देखने लगी, फिर हंस दी। यूं लगा जैसा फिजा में किसी मधुर मुतरन्नम सी घंटियां गुनगुना उठी हूँ। मैं तो हैरान हो गई थी कि आप किसी को पसंद करते होंगे। मैं मान ही नहीं सकती। वो हंस कर कह रही, क्यों, मैं किसी को पसंद क्यों नहीं कर सकता? समान अहमद पूछे बगैर ना रह सके। आप इस कदर अच्छी नेचर के मालिक हैं कि इधर उधर तांकना झांकना आपको जेब नहीं देता। ये बात अली कहता तो मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेती, मगर मुझसे ये आकर कहे कि समान अहमद फलां को पसंद करता है और इसे शादी भी करना चाहता है, मैं कभी यकीन नहीं करूँगी। आप मेरे लिए क्या हैं? काश आपको बता सकती। वो बड़ी मासूमियत, बड़े भोलेपन से दिल की बात कह रही थी और समान अहमद हैरत से इसे देख रहा था। दिल तो चाहा कि झंझोड़ कर इसे कहे कि ये क्यों नहीं कहा कि किसी को पसंद करूँगा। मेरे दिलो दिमाग में तो सिर्फ तुम्हारा ही हक है, मगर वो नहीं कह पाया था। इसके होंठ जैसे किसी ने गूंद से चिपका दिए थे। चले नीचे चलते हैं, फराब का इंतजार कर रही होगी और मामा भी पता नहीं क्या सोचेंगी। आजकल तो इनकी सारी सोचें जैसे मेरी ही ज़ात पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। इस वक्त तो वैसे भी आपके साथ मैं हूँ, पहले की तरह मासूम अंदाज में ऊंची आवाज़ में कहती आगे कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन समान अहमद एक कदम भी ना बढ़ा सका। जहन जरीश की आखिरी बात पर ही अटक गया था। इस वक्त तो वैसे भी मैं आपके साथ हूँ। समान अहमद को अपने इर्द गिर्द यही जुमले गर्दिश करते हुए दिखाई दिए। जरीश ने पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए देखा तो समान अहमद इसके पीछे चल दिए, मगर सीढ़ियाँ उतरते होते वो देर बनकर शिकार हो चुका था। चिच्ची जान यकीनन मेरे जज्बों से वाकिफ हो गई होंगी। इनका इस दिन का अंदाज जरीश को सख्ती से हमारे घर आने से मना कर देना और मेरे साथ इसके मौजूद होने पर इनका नज़र रखना, ये सारी बातें तो यही जाहिर करती हैं कि वो मेरी अनहोनी ख्वाहिशों तक रसाई पा गई हैं। मगर कैसे? सीढ़ियाँ उतरते समान अहमद का दिमाग उलझ गया था। नबीला भाभी के साथ वो वाजिदा खाला की आयादत को आई थी, मगर सामने ही जुबैदा चची के साथ रमशा और रज़ा को देखकर वो खिल उठी। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए वो अंदर दाखिल हुई तो वाजिदा खाला व्हील चेयर पर और सभी लाउंज में थे। वालेकुम अस्सलाम, अले मेरी बच्चियां आई हैं, बिस्मिल्लाह। वाहिदा खाला का चेहरा खिल उठा। इन्होंने नवेरा और नबीला भाभी के झुके सरों पर बारी बारी बोसा देते हुए प्यार किया। जुबैदा चची से हाथ मिलाकर रिमशा के पास सोफे पर बैठ गई। लगता है आपको खबर थी कि हम आज यहाँ आ रहे हैं। रिमशा का लहजा अजीब सा था, नवेरा ने महसूस किया, लेकिन तवज्जो ना दी बल्कि हंस दी। अरे कब, कई दिनों से हम आने का प्रोग्राम बना रहे थे, मगर फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज भी भाभी को घसीट घसाट कर लाई हूँ। भाभी की तरफ देखकर इसने मुस्कुरा कर कहा था। रजा हमीद ने खा जाने वाली नजरों से रिमशा को देखा था। वो सामने ही तो बैठी थी। वो भी यहाँ आने को कब तैयार था? अम्मी के इसरार पर चला आया था। क्या पता था कि नवेरा और भाभी ऐन वक्त पर पहुंच जाएंगी, वरना वो शायद कभी ना आता। इसे रिमशा हमेशा नापसंद थी। खाला जान आप परेशान, आप सुनाएं, आप तबीयत कैसी है? नबीला भाभी ने वाजिदा खाला से पूछा तो नवेरा ने भी इधर तवज्जो दी। अल्लाह का शुक्र है, शारिक बहुत ध्यान रखता है, आजकल ऑफिस से भी जल्दी आ जाता है। फिर शाकरा भी हर वक्त खिदमत करती रहती है। पहले से बहुत बेहतर हूँ, कमरे से निकलकर यहाँ बैठी हूँ, शुक्र है इस बात का।
ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا واجدہ اس کی سب سے چہیتی خالہ تھی۔ نویرہ کو اماں کے بعد ان سے خاص انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ہر دفعہ ان کے پاس آ کر وہ ان کی گفتگو سے نئے سرے سے متاثر ہوتی۔ شارق بھائی کب تک آئیں گے؟ رضا حمید نے پوچھا۔ نویرہ نے دیکھا وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ ساتھ کچھ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اب ہر ملاقات کے بعد اسے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور پزمردہ سا نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، خالہ نے بتایا تو رضا کے چہرے پر پہلے سے زیادہ اکتاہٹ طاری ہوگی۔ امی میں جا رہا ہوں، صبح کالج میں ٹیسٹ ہے، ابو کو بھیج دوں گا، ان کے ساتھ آ جائیے گا۔ رضا حمید اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی جلدی بیٹا؟ ابھی تو میں نے شاکرہ کو چائے وغیرہ کا کہا ہے، واحدہ خالہ نے اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر کہا تو اس نے ایک نظر نویرہ پر ڈالی۔ وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رضا حمید نے فوراً نظریں جھکا لی۔ نویرہ کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ رضا حمید کو اپنے دل میں ایک گوندا سا لپکتا محسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، امی وغیرہ ہیں نا۔ وہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر یہاں سے نکل جانا چاہتا۔ رمشا جاوید کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ اوپر آئی۔ ٹیسٹ کی تو تم کل بھی تیاری کر لو، کل چھٹی ہے، آج اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ نویرہ آپی اور بھابھی آئی ہیں، کچھ دیر بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں ہی کر لو، اگر اتفاق سے اکٹھے ہو ہی گئے ہو تو، رمشا نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن اس کے لفظوں کی کاٹ پر رضا نے بنا کر اسے دیکھا۔ وہ استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتی گویا دہکتے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ رضا کا جی چاہا کہ ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر اس کا منہ توڑ دے۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ رضا حمید کا لہجہ ایک دم کڑوا ہو گیا تھا۔ تلخی سے اس نے جواب دے کر کارروائی کی۔ سبھی چونکے۔ ہیں رضا، یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ رضا اور رمشا جاوید کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی۔ اس وقت بھی رضا کے تلخ انداز پر زبیدہ چچی نے فوراً بیٹے کو ٹوکا تھا۔ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، جا رہا ہوں، آتے رہیے گا آپ لوگ بعد میں۔ رمشا کی گھٹیا سوچ پر تل ملاتے ہوئے اندر ہی اندر سلگ اٹھا تھا۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ بناتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ رضا رضا، چچی زبیدہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار پلٹ کے دیکھے بغیر چلا گیا۔ لو، اس لڑکی کی عادت نے ڈال لیا۔ دیکھ لیا بھابھی بیگم آپ نے؟ رمشا نے ایسی کون سی بات کہہ دی تھی؟ یوں غصے سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اس لڑکے کو، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل ہوتا ہے، کچھ کہنے سننے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اثر نہ لے لے۔ زبیدہ چچی رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ نویرہ کے لیے ان کی یہ ساری باتیں حیران کن تھی۔ مگر چچی جان، رضا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کچھ بتایا نہیں؟ نویرہ نے چچی جان سے پوچھا۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آتا، اچھا بھلا تھا ایسی، ابھی یہ حرکتیں کرنے لگ گیا ہے۔ پہلے میں سوچتی رہتی کہ پڑھائی کی ٹینشن ہے، مگر اب تو اسے کچھ پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کالج میں جاتا بھی ہے کہ نہیں، سارا دن آوارہ گردی کرتے ہی دیکھتی ہوں۔ گھر میں باپ کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو چلا آتا ہے، ورنہ تو اسے گھر کی بھی ضرورت نہیں۔ چچی زبیدہ اب باقاعدہ آنسو بہا رہی تھی۔ رمشا نے ہونٹ بھینچ لیا۔ نویرہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ رضا بدل گیا ہے، اب اس میں وہ پہلے والا چونچلا شرارتی پن اور اپنائیت مفقود ہو گئی ہے، وہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ مگر وہ گھر والوں کو اس حد تک ڈسٹرب کر دے گا اس کا تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اللہ خیر کرے۔ زبیدہ حوصلہ کرو، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، پیار سے سمجھا بجھا کر پوچھو گی تو صحیح، کئی غلط صحبت میں تو اٹھنے بیٹھنے نہیں لگا۔ واحدہ خالہ بڑے تفکر سے کہہ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے زبیدہ، حوصلہ کرو، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، پیار سے سمجھا بجھا کر پوچھو تو صحیح، کئی غلط صحبت میں تو اٹھنے بیٹھنے نہیں لگ گیا۔ واجدہ خالہ بڑے تفکر سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی بیگم، رضا کے باپ اتنا غصے والا ہے، ان سے تو ذکر کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آج بھی نہ جانے کیسے ہاتھ لگا تھا۔ میں نے کہا چلو 2 گھڑی کو ساتھ مل کر بیٹھ لیں گے، زبردستی لائی تھی، لیکن ایک دم اٹھ کر چلا گیا۔ رمشا کی بات تو بس بہانہ بنی ہے، انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا تو وہاں موجود سب کے دل بھرا ہے۔ چچی جان فکر نہ کریں، نبیل سے بات کروں گی، وہ پتہ کریں گے کہ کہاں آتا جاتا ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ نبیلہ بھابھی نے بھی انہیں تسلی دی۔ تو اور کیا، یہی عمر ہے بھٹکنے کی۔ شارق کو بھی اتنی ہی عمر میں باہر کی ہوا نے خراب کیا تھا۔ اب بھی جب ساری رات گھر نہیں لوٹتا تو میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ کچھ کہنے سننے سے بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں سوتیلی کا الزام نہ آ جائے۔ خدا گواہ ہے، میرا حقیقی بیٹا بھی ہوتا تو اتنی محبت نہ کر پاتی، لیکن اس کے ذہن میں تو سگی اور سوتیلی کی گرہ پڑ چکی ہے۔ اللہ سلامت رکھے حمید میاں کو، اچھا موڈ دیکھ کر بات کرنا، جوان اولاد ہے، یوں نظر بھی نہیں بچائی جا سکتی۔ لوگ تو باہر تیار بیٹھے ہیں ایسے بچوں کو شکار کرنے کے لیے۔ میں بھی ماں ہوں، اچھی طرح تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم خود سے بھی
इसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करो। यूं रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। वाहिदा खाला की ज़बान से दुख बोल रहे थे। नवेरा झलमलाती आंखों से इन्हें देख रही थी। इससे बेहतर कौन समझ सकता था खाला शारिक ज़बान से किस कदर वालियाना मोहब्बत करती थी। नवेरा, तुम्हारी तो रज़ा से कितनी अंडरस्टैंडिंग है। प्यार से बहलाकर पूछना तो सही, मसला क्या है? क्या कर रहा है वो इसे? क्यों कर रहा है वो ऐसे? तुम्हारी तो बहुत इज्जत करता है, तुम्हें तो ज़रूर बता देगा। चची जुबैदा ने उम्मीद भरी आंखों से नवेरा को देखा तो इसने फौरन सर हिलाया। जी चची जान, ज़रूर। मैं तो खुद कब से महसूस कर रही हूँ, मगर सीरियस नहीं लगा। सीरियस नहीं लिया, वो भी हमारे घर बहुत कम आने लगा है। कुछ मेरा भी आपके यहाँ आना जाना कम नहीं है। अब सारी सूरत हाल का इल्म हुआ है तो पहली फुर्सत में इससे बात करूंगी। वो चची जुबैदा को तसल्ली दे रही। रिमशा इसे अजीब नज़रों से देख रही थी। मेरा भी ख्याल है नवेरा आपी, वो किसी और को तो बताए ना बताए, आपसे कुछ नहीं छुपाएगा। रिमशा का लहजा अजीब सा था। और किसी और ने नहीं, अलबत्ता नवेरा ज़रूर चौंकी थी। रिमशा के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। नवेरा जवाबन देख कर रह गई। हाँ, इसमें तो शक नहीं है कि रज़ा को नवेरा से बेहद उनसियत। इसकी हर बात बिला चूचरा मान लेता है। पहले भी तो जब भी तंग करता था मैं नवेरा से कहती थी, वो इसे सिर्फ एक बार समझाती थी, वो फौरन सीधा हो जाता था। अब तो मैं इसके सामने तुम्हारे नाम ले लूं तो इसके माथे पर बल पड़ने लगते हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस लड़की को। चची जुबैदा बहुत दिल गिरफ्तार थी। नवेरा कुछ ना कह सकी। बेगम साहिबा, मैंने चाय टेबल पर लगा दिया। शाकरा मुलाजमा ने आकर इतला दी तो वाहिदा खाला एक ठंडी सांस लेकर रहेगी। शारिक नहीं आया अभी तक? शाकरा, इसके मोबाइल पर फ़ोन तो करो, इन्होंने शाकरा से कहा था। वो फ़ौरन टेलीफोन स्टैंड की तरफ गई। तुम सब लोग टेबल पर चलो, मैं फ़ोन सुनकर आती हूँ। वाहिदा खाला ने शाकरा को नंबर मिलाते हुए देखकर इसकी तरफ कहा। बेगम साहिबा, मोबाइल बंद है, कॉल नहीं मिल रही। एक दो मरतबा मुसलसल कॉल मिलाने के बाद शाकरा ने रिसीवर क्रेडल पर वापस रखते हुए इन्हें इतला दी थी। पता नहीं क्यों बंद है, मैं अब तो हर वक्त बंद ही रहने लगा है। वो मुतफक्कर से होकर कहने लगी, होगा कोई ज़रूरी काम, इनको चले आए, हम चाय पीते हैं। सभी उठ खड़े हुए थे। नवीरा वाजिदा खाला की मुतफक्कर सूरत देखकर फौरन इनके पुष्ट पर आ खड़ी हुई थी। शाकरा को जाने का इशारा करके वो इनकी व्हील चेयर घसीटने लगी। अल्लाह इस खानदान के लड़कों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ज़रा सी शारिक को देर होने लगे तो मेरी जान लबों पर आ जाती है, मगर इसे तो परवाह ही नहीं है। नवीरा खामोशी से इन्हें डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। बहुत खामोशी से आगे कदम बढ़ाते लॉन की जानिब खुलने वाली खिड़कियों के पास से गुजरते समान अहमद के कदम बुरी तरह ठटके थे। सईद अहमद, मैंने हमेशा बर्दाश्त किया, अब मेरी बर्दाश्त की ये हद है। मुझ पर यूं कीचड़ उछालने से पहले कुछ खुदा का खौफ तो कर लो। रोती सिसकती ये ताहिरा बेगम की आवाज़ थी, धीमी मगर बहुत वाज़िया। अंदर गुफ्तगू ना जाने किस नेज पर थी, मगर अम्मी की सिसकियाँ समान अहमद को सुनने पर मजबूर कर गई थी। खुदा का खौफ ही तो है, अपने बच्चों का पास है, वरना तुम जैसी औरत के साथ कोई भी मर्द एक लम्हा भी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ये सईद अहमद की आवाज़ थी, हुसैली जब्त की आखिरी हदों को छूती हुई। समान अहमद ने जब से होंठ बींच लिए थे। इसके वालिदैन ने अपनी अंदरूनी चपकलेश की असली वजह को कभी इनके सामने बर्मिला इश्कार नहीं किया था, मगर क्या इनके रोज रोज झगड़ों से वो असल वजह ना जान सका था? समान अहमद का दिल लहू लहू होने लगा था। सईद अहमद प्लीज़। अम्मी की ये आवाज़ समान अहमद को जब्त की इंतहा पर पहुंचा गई थी। जरिश नहीं तो फिर कोई भी नहीं, कैसरा की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। अब्बू का वही अटल अंदाज था, अगर आपको मुझसे जिद है तो फिर मैं कह देती हूँ, फौजिया नहीं तो फिर जरिश भी नहीं। मैं भी इस घर में केसरा की ही लड़की को लेकर आऊंगी। अब्बू की अटल और दो टोक अंदाज पर अम्मी का लहजा भी जिद्दी हो गया था। तो फिर तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस औरत की लड़की को घर लाने से पहले मैं तुमको इस घर से रुखसत कर दूंगा। मैं बेशक बड़े शौक से अपनी इस अकले कुल बाकिरदार बहन के पास बाकी सारी ज़िंदगी गुजारना, मगर मेरी औलाद का नाम ना लेना। तुम जैसी औरत इन्हीं ज़हनी सुख नहीं दे सके, रूहानी खुशियाँ खाक देगी। सईद अहमद अब्बू की इस धमकी पर अम्मी की बेज़ब्त सी सुर्खियाँ निकली। समान अहमद को लगा जैसे इसके दिल पर घूंसा सा दे मारा गया। इसी बात पर आकर इसकी माँ की जिद टूटी थी। और अब भी आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अम्मी कह रही थी। अजीब टूटा सा अंदाज था। फिर तुम भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। जिंदगी जिस तरह गुजर रही है गुजरने दो। हमारा अच्छा या बुरा वक्त गुजर चुका है। यह मेरे बच्चों की जिंदगी है और मैं तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगी से खेलने की इजाज़त कतई नहीं दूंगा। ये बात अपनी हमशीरा साहिबा को भी बावर करवा देना, वरना जो बात राग का ढेर बनी हुई है वो कहीं चिंगारियों की सूरत इख्तियार करके तुम्हारे साथ साथ इससे भी ना तबाह कर दे। मैं तो जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर लूंगा, हमारी औलाद ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी।
मेरा तो भरम टूटेगा ही, साथ में तुम भी किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहोगी, तेज आवाज में गुस्से से कहा गया। फिर जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अंदर से अम्मी के रोने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। समान अहमद जहां था वहां खड़ा रहा। चेहरे पर सोच की परछाइयां थी। अम्मी अब्बू की जिंदगी का ये मोड़ इसके लिए बहुत तकलीफदा था। जब तक किसी चीज से आगाही नहीं थी, कतई ध्यान नहीं था, मगर अब ये बात वाज़ेह और साफ सुथरी सामने थी कि वो क्यों कर रुख फेर सकता था। ज़हनी खलफशार एकदम बढ़ा था। बचपन से ही जब सब कुछ चलता आ रहा था, मगर अब तो इंतहा थी। समान अहमद अपने कमरे में जाने के लिए पलटा, मगर अपने सामने खड़े वजूद को देखकर ठटका। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इसे यूं सामने देखकर हैरान हुए। वो शर्मिंदगी से सर झुका गए। आप लॉन में टहल रहे थे, मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा। मैं तो बस यूं ही आ गई, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। इस मगर के बाद क्या था? समान अहमद खामोशी से इसे हाथ मसलते देखता रहा। नींद क्यों नहीं आ रही थी? इन्होंने इस्तफसार किया। पता नहीं, भराया हुआ लहजा था। समान अहमद को दुख ने आ घेरा। वो पलके चपकाए आंसू पी रही थी। इनके माँ बाप अपने साथ साथ अपनी औलाद को बेज़हनी अजियत से दो चार कर रहे थे। काश वो इनको बता सकता। समान अहमद ने खामोशी से फरा को बाजुओं के इशार में ले लिया था। रात बहुत हो गई है, आओ अंदर चलते हैं। अम्मी अबू की जो बातें इसने सुनी थी, यकीनन वो फरा ने भी सुनी थी। समान अहमद के अंदर इनकी गुफ्तगू को नए सिरे से दोहराने का हौसला ना था। बेहद खामोशी से समान अहमद इससे लेकर अपने कमरे में आ गया। 2 दिन बाद आज शाम को अब्बू लाहौर से वापस आए थे। खाना वगैरह सबने इकट्ठे ही खाया था। इसके बाद फरा और अली तो अपनी स्टडी में मसरूफ हो गए, जबकि समान अहमद कंप्यूटर खोल कर बैठ गया। 12 बजे तक वो यही काम करता रहा। कंप्यूटर ऑफ करने के बाद नींद नहीं आ रही थी। यूं ही टहलने को, जी बहलाने को वो लॉन में आ गया था। जहन बहुत उलझा हुआ था, घरेलू हालात पर, चची जान और जरीश की बातों पर। मगर काफी देर तक टहलने के बावजूद दिल किसी तौर पर भी मुतमईन ना हो पाया, तो वो वापस अपने कमरे में जाने के लिए पलटा। लेकिन अम्मी अब्बू के कमरे की खिड़की के पास से गुजरते हुए वो सब कुछ सुन लिया, जो आम हालात में वो कभी दांस्ता भी ना सुनता। बैठो, अपने कमरे में लाकर समान ने इसे अपने बिस्तर पर बिठाया। वो आहिस्तगी से बैठ गई थी। दुपट्टे से गीली आंखें साफ करके इसने समान अहमद को देखा, जो न जाने किस सोच में गुम था। भाई, इसने पुकारा। समान अहमद ने इसे देखा। अम्मी अब्बू की जिंदगी का ये कौन सा पहलू है? बचपन से यही सब कुछ सुनते आ रहे हैं, मगर अब तो आंसुओं के रेले ने इसके अल्फाज को मुकम्मल ही रहने दिया। पता नहीं गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। यूं समझो तुमने कुछ नहीं सुना। तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। वो शफकत से इसके सर को थपथपाते हुए इसे दिलासा दिया। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस्मान भाई इस्लामाबाद में रहते हैं। अम्मी अब्बू के इन झगड़ों से अगर आप भी चले गए तो? वो खौफ से पूछ रही थी। समान अहमद हंसा। नहीं गुड़िया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बड़े जब्त से हंसकर इसे मुतमईन करना चाहा। अगर अम्मी जरिश के लिए ना मानी तो? वो सवालिया नजरों से समान अहमद को देखने लगी। नो, इस नो से इस तो से समान अहमद भी नहीं जानता था क्या होगा, मगर बाज ख्वाहिशें बहुत तड़पाती हैं। जो होगा देखा जाएगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? आप जरीश को पसंद करते हैं ना? तुम्हें नींद आ रही है? समान अहमद ने इसके सवाल को टालना चाहा, मगर वो अपने सर से समान अहमद का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी। मुझे जरीश बहुत पसंद है। मुझे पता है आप भी पसंद करते हैं। मैंने हमेशा इसे आपके साथ चलते फिरते देखा है। अली भी यही चाहता है। मगर अम्मी, इसकी आंखों में खौफ के साए लहराए थे। समान अहमद ने बहुत देखा। फरा, सारी बात अम्मी की ख्वाहिश और मर्जी की है। मैं अभी इस मकाम पर नहीं हूँ कि इनकी मर्जी और ख्वाहिश के बगैर उस्मान भाई की तरह कोई इंतहाई कदम उठाऊं। मैं इस घर को, इस खानदान को जोड़ना चाहता हूँ, ना कि तोड़ना। हम सब के साथ साथ जरीश अम्मी की भी ख्वाहिश होनी चाहिए, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं। वो आज़ादगी से बोला। अम्मी नहीं मानेंगी, कभी नहीं मानेंगी। कल कैसरा खाला से फ़ोन पर बात कर रही थी और इन्हें कह रही थी कि अब्बू चाहे कोई भी इंतहाई कदम उठा लें, वो जरीश के लिए कभी नहीं मानेंगी। एक तो ये कैसरा खाला भी क्या चीज़ है? असल फसाद की जड़ तो यही है। हमारे घर के सारे इंतशार बदनज़मी की असल वजह भी यही है। अम्मी अब्बू का ख्याल ना होता तो मैं इनसे पूछता कि वो क्या चाहती हैं, वो किस चीज़ का बदला ले रही हैं हमसे। कैसरा खाला के नाम पर समान अहमद का गुस्से से बुरा हाल था। कमरे में चक्कर लगाते हुए जब्त की आखिरी सीढ़ी पर थी। अम्मी को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। साफ जाहिर है कैसरा खाला ये सब कुछ जानबूझकर करवा रही हैं, मगर अम्मी फरा की आंखें जल थल हो रही थी। मैंने तुम्हें कहा भी है, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। सब ठीक हो जाएगा, तुम रिलैक्स रहा करो। तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती है, अपना आप बहुत बुरा लगने लगता है। तुम तो हमारी जान हो। तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो सख्त अजियत महसूस होती है। इसे कंधों से थाम कर प्यार से इसकी पेशानी चूमते समान अहमद ने दिलासा दिया। वो मोहब्बत के इस मुजाहरे पर बेख्तियार समान
अहमद के साथ लिपट गई। भाई, अम्मी अब्बू को इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ होती है। मुझे मेरा बस चले तो मैं अपनी जान देकर इन दोनों को एक कर दूं, मगर मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आपको भी दुखी नहीं देख सकती। अली तो लापरवाह सा है, वो अम्मी अब्बू के झगड़ों को इतनी अहमियत भी नहीं देता, मगर आप तो जब आप दुखी होते हैं तो मेरी जान पर बन आती है। वो रो रही थी। समाना मैंने बहुत शफकत से इसके तमाम आंसू पोंछ दिए थे। बस रोना नहीं, बहुत रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। अम्मी अब्बू के ये झगड़े अब रोज का मामूल है, टेंशन लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। समान अहमद ने इसे समझाया, फिर इसका सर थपक कर इसे जाने को कहा। अगर मुझे नींद ना आई तो सोने की कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी। चलो शाबाश, आप भी सो जाए, वरना मैं दोबारा आ जाऊंगी। कमरे से निकलते हुए इसने कहा था। समान अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो दरवाजा बंद कर गई थी। इसके जाते ही समान अहमद के होंठों पर रक्षा मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। फरा की वजह से वो अपने आप को पुरसकून और नॉर्मल रखे हुए था, मगर अब इसके जाते ही अंदरूनी खलफशार इंतशार एकदम इसे अपने घेरे में लिए हुए थे। अम्मी अब्बू के रोज रोज के झगड़ों का सिर्फ एक ही हाल था, वो जरिश के हक से दस्तबदार हो जाए। क्या जरिश से दस्तबदार होना इस कदर आसान था? लाइट्स ऑफ करके नीम ख्वाबनाक रोशनी में खुद से उलझते समान अहमद ने इस सवाल पर कुछ लम्हे खुद को फरामोशी में गुजार दिए। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बिस्तर पर करवट बदलते इसके दिल ने सरगोशी की। नामुमकिन तो नहीं है। समान अहमद ने दिल को तसल्ली दी, मगर दिल तो पहले से ज्यादा करा उठा। हरगिज नहीं। क्या तुम अपने वालिदैन की सी एक नाकाम जिंदगी गुजार लोगे? समान अहमद सामने एक बड़ा सा सवालिया निशान था। वो बिस्तर से उठा। समान भाई, आप मेरे साथ जब होते हैं तो मुझे लगता है जैसे मैं एकदम किसी पनाह के हिसाब में आ गई, मगर जब आपसे जुदा होती हूँ तो मेरे अंदर एक खलासा उभरने लगता है। दिल चाहता है मैं चीख चीख कर रहूं। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? मुझे बताए ना, मुझे इतनी घबराहट क्यों होती है? कई माह पहले जरीश इसका हाथ पकड़े अपनी कैफियत बता रही थी और वो हैरत से साकन सामत खड़ा सुन रहा था। तब पहली दफा इसे जरीश के वजूद की अहमियत का एहसास हुआ था। मुझसे नाराज ना हुआ करें, आप नाराज होते हैं तो लगता है जिंदगी रूठने लगी है। सच कहती हूँ, आपके घर ना आऊं तो मुझे मौत दिखाई देती है। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। वो इससे नाराज था। इसकी और अम्मी की हल्की सी बदकलामी हो गई थी। कसूर सरासर अम्मी का ही था, मगर इसने इसे अच्छा खासा डांट दिया। फिर 3 दिन तक वो इसके यहाँ नहीं आई थी। चौथे दिन जाकर समान अहमद इसे मना रहा था। वो ये सब कह रही थी और तब समान अहमद को अपने दिल मुकम्मल तौर पर डूबता हुआ महसूस हुआ था। इसके वालिहानापन पर दिल डूब कर उभरा था। मोहब्बत के एहसास ने पूरे वजूद को घेरे में लिया हुआ था और तब पहली दफ़ा समान अहमद की आंखों के दमकते हीरों के सामने रेजा रेजा हो गया था और वो लम्हा इसकी ज़िंदगी बन गया था। वो हर लम्हा इस लम्हे में गुजार रहा था। अपने हाथों पर इन सबक हाथों की नरमी महसूस हुई तो बिस्तर पर कांटे उग गए। बाज़ औक़ात जानबूझकर मोहब्बत से दामन छुड़ाना किस कदर मुश्किल होता है। बिस्तर के क्राउन से टेक लगाते समान अहमद को अपनी कनपटी सुलगती महसूस हुई, मगर मुझे अपने घर को इंतशार और बदनज़मी से बचाने के लिए बर वक्त एक फ़ैसला तो करना होगा। सीने पर हल्के हल्के अंगूठे से ज़रबे लगाते समान अहमद ने सोचा, मेरे लिए अम्मी अब्बू दोनों अहम हैं। किसी एक की बर्तरी के लिए किसी दूसरे को हराना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। क्या सारी ज़िंदगी में अपने वालिदैन के सामने सर उठाकर जी सकूँगा? सीने के बाएं जानिब दर्द की एक लहर उठी थी, मगर कमाल जब से समान अहमद बर्दाश्त कर गया। शायद मैं अपने दिल के सामने तो सुरखरू हो ही जाऊं, मगर वालिदैन के सामने हमेशा सर झुकाए ही रहूंगा। तो फिर क्या करूं? करवट बदलते समान अहमद को किसी पल सुकून ना था। जिंदगी में आने वाली अव्वलीन लम्हात के रंग महकते हुए रसीले और नशीले थे। तसव्वुर इतना जान फजा था कि वो चाह कर भी नजरें चुराने की हिम्मत ना रखता था। सुर्ख गुलाबी चेहरा, हीरों की तरह दमकती आंखों की लंबी स्याह पलकों की मासूम लग्जिश, सुर्ख मली सबक हाथों का पुरजोश लम्स। वो किस किस रुख से नजर चुराता, इसका तो हर अंदाज घायल कर देने वाला था। वो एक भरपूर मर्द था, जिंदगी के मैदान में हर लिहाज से कामयाब व कामरान, मगर इस मकाम पर आकर समान अहमद को अपनी सारी जहानत मामला फहमी सूझबूझ राग का ढेर होती महसूस हो रही थी। जिंदगी ने हर मकाम पर इसे एक नए तजर्बे, नए वाक़े से रोशनास किया था, लेकिन गुज़श्ता माह से दिल जिस तरह उलझा था, वो खुद को कहीं खो कर भूलता जा रहा था। वो जो खुद
नाकाबिले तस्खीर था। आप किसी अपने को अपने लिए नाकाबिले तस्खीर करता आन रहा था। ज़रिश के दिल में जो जगह थी एक अनोखे तजुर्बे से दो चार कर गया था। रगो पे में एक मीठा सा दर्द सुलग रहा था। इस अहमद सी मासूम सी कम उम्र जज्बाती लड़की की चाह समान अहमद जैसे बाहोश अक्लमंद शख्स को नई उलझन से दो चार कर गई थी। जिंदगी में आने वाला ये सोज अजीब अजियत से मोए हुए था। ऐसी डोर जिसका कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो मुसलसल कुर्ब से अजब तरह की यासियत और पजमिर्दगी का शिकार हो रहा था। ऐसी यासियत जो अजियत बनकर रगों पे को छेदती हुई चलती जा रही थी, घायल कर रही थी। मुसलसल करवटें बदलते बदलते एकदम वो उठ बैठा था। कमरे की लाइट रोशन थी। साइड दराज से अपने ग्रे डायरी निकाली। इस दिन जब जफ़र आया था इसने दराज में रखी थी और आज निकाली थी। बहुत दिनों बाद समान अहमद इसे खोल रहा था। ग्रे जिल्द को खोलते हुए इसके अंदर बेपनाह अकीदत थी। बहुत वालिहाना बन था। इस डायरी में जा बजा इसके अव्वलीन जज्बों की महक थे। गुलाब रकम थे। सफ़ेद गुलाबी कागज़ इसके ख्वाबों की शिद्दतों के गवाह थे। इसके सच्चे जज्बों के पाकीज़गी के अमीन थे। इसकी नस नस में बिखरे मोहब्बत की अमृत के राजदार थे। समान अहमद के दिल से एक होक सी उठी। बाज़-औक़ात लफ्ज़ हकीकत का रूप धार कर इंसान को किस कदर अजियत नाक धोखे से दो चार कर देते हैं। दरअसल यहाँ सारा कसूर इसकी समझ का था। वो तखलील की परवाह किए बगैर परवाह से न जाने कहाँ कहाँ की सैर करने लगा था और जब वापस आता है तो वहाँ माहौल, वही जगह, वही समान अहमद के मुकद्दर में क्या था। लेकिन इस ग्रे डायरी पर वो अपनी सारी उलझनें, सारी कल्फिशें, सारी तकलीफ़ें, सारे गम रकम करते करते एकदम हाल से बेखबर पूरे तखलील से सराब होता चला गया। यहाँ आने का इसका कतई कोई मूड नहीं था, मगर फिर खानापुरी को वो आ गया था। फिर से बहुत से एडिटर और अखबारी रिपोर्टर आए हुए थे। वो सब मिलकर एक तरफ बैठ गया था। वेटर इसे मशरूब पकड़ा कर गया था। वो होले होले सिप ले रहा था। हेलो मिस्टर शारिक जमान। अकब से आने वाली आवाज़ पर वो पलटा, मगर एक लम्हे को लगा कि ज़मीन और आसमान घूम गई। क़यामत कभी यूं ही बगैर बताए आ जाती है, कभी बैठे बिठाए ही इंसान अजियतों के पहाड़ सह जाता है। वो जिस अजियत से भाग रहा था वो मुसलसल इसके ताक़ुब में थी। किस कदर वो बचने की कोशिश में था, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकामी से हमकनार हो रही थी। शारिक ज़मान के अपने सामने नजर आने वाले नफूस कोई और नहीं थे। वो जाने पहचाने थे। वो तो इन चेहरों को बंद आंखों से भी अच्छी तरह पहचान सकता था। अब क्यों ना जानता। हेलो। शारिक ज़मान के लहजे में पहाड़ों की सी सख्ती थी। वो खा जाने वाली नज़रों से इसे अपने सामने वाले चेहरे को देख रहा था। वो इस वक्त ज़ब्त की किस मंजिल पर था, काश कुछ समझ पाता। यकीनन अच्छी तरह पहचान गए होगे मुझे, शारिक ज़मान साहब। शारिक ने सख्ती के साथ अपनी मुठियाँ बींची। वह अजियत और सब्र के जिस मुकाम पर था वो सिर्फ वही जानता था। इसके सामने खड़ा इंसान एहसान मंसूर इंतहाई खबासत से मुस्कुरा रहा था और इसके साथ खड़ा वजूद अपनी हशर सामानियाओं समेत शारिक ज़मान की गैरत को ललकार रहा था। बड़ी मुश्किल से शारिक ज़मान ने अपनी गैज़ो गज़ब वाली फितरत को इश्तियाल अंगेज़ी का लबादा ओढ़ने से रोक रखा था। एक सुलगती वहशियाना नज़र एहसान मंसूर के साथ खड़ी शहवाना ज़मान पर डाली, जो अपने भड़कते चमकते वजूद के साथ आंखों को खेजा कर रही थी। बहुत अच्छी तरह, बहुत ज़ब्त से शारिक ज़मान ने खुद को बहरान के शदीद दबाव से निकाला। आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। बड़ा ज़बरदस्त है आपका मैगज़ीन। शहवाना ज़मान दिलचस्प नज़रों से देख रही थी, मगर वो लापरवाही से एक सुलगती नज़र डालकर दोबारा इधर मुतवज्जा नहीं हुआ था। अलबत्ता एहसान मंसूर की बात पर शारिक ज़मान भव में तन गई थी। ज़बरदस्त कि प्लीज़ वजाहत कर दें ज़रा। अपने आप को संभालता मुश्किल अमर ज़रूर था, मगर नामुमकिन है। वो इस पल एक नए तजुर्बे से दो चार हो रहा था। खुद पर काबू पा लेने के तजुर्बे से, अपने भबरे वहशी जज्बों को लगामे डाल लेने के तजुर्बे से। बहुत ही खुश्क खुरदरा लहजा था। गुज़श्ता दिनों आपके मैगज़ीन में शाया होने वाली रिपोर्ट के तारीफ़ कर रहा हूँ मोहतरम शारिक ज़मान साहब। एहसन मंसूर इसी तरह चरके लगा रहा था। शारिक ज़मान को लगा जैसे इसका ज़मा सारा ज़ब्त बेरब्त हो रहा है।
ایک دم بے اختیاری کی کیفیت میں ڈلتا چلا شارق زمان کے لیے اس لمحے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ وہ زہر بھری نگاہوں سے اپنے مقابل کو دیکھ رہا تھا جو ہنس رہا تھا۔ ارے شارق زمان صاحب، ان سے تو تعارف کروایا ہی نہیں آپ کا۔ یہ شہوانہ وہی ہیں جن کی رپورٹیں اور تصاویر آپ کے میگزین کی زینت بنی تھی۔ میری طرف شہوانہ کو بھی آپ سے ملنے، آپ کے دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ شمع قسمت کے آج کی تقریب میں موقع مل بھی گیا۔ ویسے تعارف کی محتاج تو نہیں، ہمشیرہ ہوتی ہیں آپ کی۔ شارق زمان کو لگا جیسے سامنے کھڑے انسان نے اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو اور وہ جلنے لگا۔ شٹ اپ! وہ ایک دم پنگارا۔ ارد گرد لوگ جمع نہ ہوتے تو وہ اس شخص کا منہ توڑنے میں بھی کوئی لمحہ نہ لگاتا۔ بمشکل اپنے اٹھتے ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے تھا۔ ارے آپ تو خفا ہو گئے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو مختلف لوگوں نے بتایا کہ آپ شارق زمان ہیں، اور میرے والد نے بتایا تھا کہ آپ شہوانہ کے بھائی ہیں۔ یقین مانیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شارق زمان نے ایک اشتعال انگیز نظر ڈالی۔ وہ شخص مسکرا رہا تھا، اس کے ساتھ کھڑا وجود دلچسپی سے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہوانہ زمان کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شٹ اپ! میں کسی شہوانہ کو نہیں جانتا، سمجھے تم؟ آئندہ میرے سامنے آنے کی قطعی کوشش نہ کرنا، ورنہ زمین میں کاٹ دوں گا تمہیں۔ صرف ہاتھ اٹھانے کی کسر باقی تھی۔ پھنگارتے لب و لہجے میں ایک دم کہہ کر راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اپنے پیچھے احسان منصور کے مکروہ کہکوں کی آواز میں بخوبی سن رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دونوں کو ڈھیر کر دے۔ یہ شہوانہ زمان ہے۔ گاڑی پارکنگ میں ایریا سے نکالتے ہوئے احسان منصور کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ کبھی سوچتا کہ اگر زندگی میں اس کی ماں کا اس سے سامنا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ جب سے شہوانہ کی رپورٹ میگزین میں چھپی تھی تب سے وہ مسلسل اسی اذیت میں تھا کہ اگر ماں بیٹی نے اس کے آفس آ کر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ دنیا والوں کو کیا جواب دے گا، کیسے ان سے اپنے تعلق سے انکار کرے گا۔ اور اگر سرعام ایک بھری پڑی تقریب میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ وہ ہزار بار خواہش کے باوجود تو احسان منصور کا گلا دبا سکا اور نہ شہوانہ کا منہ توڑ سکا۔ کس قدر تمسخرانہ لہب و لہجہ تھا احسان منصور کا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ سلگ رہا تھا، کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس دل و دماغ میں جکڑ سے چل رہے تھے، آندھیاں سی اٹھ رہی تھی۔ ویسے تعارف کی محتاج تو نہیں، ہمشیرہ ہوتی ہیں آپ کی۔ وہ گونجتی ہتھوڑے برساتی آواز اس کے دماغ کی صلاحیتیں سلب کر رہی تھی۔ یہ بیچارہ شارق ہے، اس کی ماں ایک تو آئزادی تھی، اس کے باپ سے شادی کی تھی، پھر شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، ایک بیٹا چھوڑ گئی، بچی کو لے گئی۔ ماضی میں کہے گئے کسی کے جملے اس کی شریانوں کو پھاڑ دینے کو تھے۔ گزشتہ دنوں آپ کے میگزین سے شائع ہونے والی رپورٹ کی تعریف کر رہا ہوں محترم شارق زمان صاحب۔ سپیڈ سے گاڑی دوڑاتے اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف احسان منصور اور شہوانہ کے چہرے گھوم رہے تھے اور کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہوانہ زمان گاڑی چلاتے ہوئے اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تھے۔ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ غم و غصے سے دماغ صلاحیتوں کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا۔ شہوانہ اور احسان منصور کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھومتے وہیلز کو قابو میں کرتا، سامنے سے آنے والی گاڑی سے اس کی گاڑی بری طرح ٹکرائی اور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی۔ وہ گھر لوٹا تو امی اور رمشا سامنے ہی بیٹھے دکھائی دیے۔ رمشا کو دیکھ کر اسے شام والی تائی جان کے ہاتھ کی جانے والی حرکت یاد آئی، لیکن حمید صاحب کو دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ ابو بھی اسے دیکھ چکے تھے، اسی لیے پوچھا۔ حیدر کے ہاں گیا ہوا تھا، سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن اس کے باوجود حمید صاحب بہت سخت تھے۔ کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے کے قائل تھے۔ رضا حمید ان سے ہمیشہ بہت خائف رہتا تھا۔ اگر ان کے غصے کی پرواہ نہ ہوتی تو اپنے اور رمشا کے درمیان موجود تعلق کو کب کا توڑ چکا ہوتا۔ کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ ان کا تفتیشی انداز۔ امی خاموش تھی۔ اس نے جو ہی نظریں اٹھائی تو رمشا جاوید کی ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ اسے سلگا گئی۔ کام تھا ایک، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کیا کام تھا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ اس کے ساتھ مل کر کمپیوٹر پر ایک اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا۔ حمید صاحب نے ایک گہری نظر بیٹے پر ڈالی۔ جھکی گردن، چہرے کے تاثر سے وہ کچھ اخذ کر کے ایک دم پرسکون ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے زبیدہ بیگم نے انہیں جو کنڈیشن بتائی تھی وہ خود بھی متفکر تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اور لاڈلا بیٹا تھا۔
खुदा न खास्ता अगर किसी गलत सोबत का शिकार हो जाता तो इसीलिए वो इससे पूछ गुछ करने लगे। असाइनमेंट तैयार हो गई? इसे बैठने का इशारा करके इन्होंने पूछा। वो एक तरफ सोफे पर टिक गया। जी, संजीदगी से इसने जवाब दिया। रिमशा बेटा, हमीद साहब का रूह अब रिमशा की जानिब था। वो जो मुकम्मल तवज्जो रजा है हमीद की तरफ मबजूल रखे हुए थी, एकदम चौंकी। जी फूफा जान, बेटा अच्छी सी चाय पिला दो, बहुत तलब हो रही है, इन्होंने फरमाइश की। अभी लाई फूफा जान। वो फौरन वहां से चली गई। मैं ईशा की नमाज अदा कर लूँ, बहुत देर हो गई है। हमीद साहब ने जुबैदा बेगम को इशारा किया था, कहते हुए उठ गई। रजा ने इन्हें लाउंज से निकलते देखा। हाँ बेटा जी, आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं? रजा समझ गया अब्बू ने इसे बात करने के लिए रिमशा को यहाँ से भेजा और अम्मी भी इसीलिए गई हैं। वो एकदम मोहतात हो गया। जी बिल्कुल ठीक। इसने मोहतात नजरों से अब्बू के चेहरे के तासरात का जायजा लिया। बिल्कुल सपाट चेहरा था। हमीद साहब को अपने तासरात छुपाने में कमाल महारत हासिल था। इनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा कभी भी इनके चेहरे से नहीं लगाया जा सकता था। रजा नाकाम होकर टेलीविजन की तरफ देखने लगा जिस पर कोई टॉक शो आ रहा था, मगर आवाज़ बंद थी। मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ तुम कुछ उलझे उलझे परेशान रहने लगे हो। क्या बात है? हमीद साहब ने पूछा तो वो चौंक कर इन्हें देखने लगा। ज़ेन इस्तिराब का शिकार हुआ। वो कुछ पूछना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे वो समझ गया था, मगर बात इस मौजू पर होगी। वो हैरत से इन्हें देखने लगे। वो बराह रास्त रजा की आंखों में झांक रहे थे, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रजा हमीद ने फौरन पलकें झुका ली। अंदर फैलने वाले इंतशार एकदम बढ़ा और बेचैनी हद से सवा हो गई। जी मैं समझा नहीं। अपने आप का यूं अश्कार होना इसे तो कभी गवारा नहीं था। इसने चेहरे के उतरते रंगों को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर वो मजीद अश्कार होते चले गए। सारा दिन और रात गए तक बाहर आवारागर्दियां करना, कोई बात करे या बुलाए तो काट खाने को दौड़ना, इन सब का मतलब मैं तुम्हें समझाऊं या तुम मुझे समझाओगे? वो सख्त खुरदरे लहजे में पूछ रहे थे। इनका सख्त दो टोक कोई रियायत ना देने वाला अंदाज देखकर रजा को अपनी जान निकलती महसूस। या अल्लाह, इस सोए हुए शेर को किसने जगा दिया? वो हमीद साहब को सिर्फ एक नज़र देख पाया था। वो गुस्से से घूरे थे। जी कोई बात नहीं। अंदर से दिल किसी तेज धार से काटा जाने लगा, मगर वो दिल की बात ना कर सका। वो मर भी जाता तो किसी के सामने अपने दिल की बात अश्कार ना कर पाता। तो फिर आप अपने आप को बदलो। मैं तुम्हें गैर ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलते ना देखूं, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। पहले से ज़्यादा गैर बड़े अंदाज में इसे बावर करवा रहे थे। जी वो और कह भी क्या सकता था। एहसास ज़िल्लत तो हेतक से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और रिमशा को वो किसी तर्ज में नहीं लाता था। मगर अब्बू, तुम्हारे प्रोफेसर साहब से तुम्हारी पढ़ाई के मुतालिक मालूमात करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। इन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं तुम्हारी हर जायज़ ज़रूरत पूरी करता हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुकम्मल यकसोयत तवज्जो से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। अगर तुम्हारे दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा तो बहुत आसान हल है, पढ़ाई छोड़कर कारोबार संभालो। तुम्हें भी पता चले पैसा कमाना किसे कहते हैं। मगर ये फैसला करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना, तुम्हारे जैसे लड़के को काम के नाम पर सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करने को मिलेगी और कुछ नहीं। हमीद साहब इसे भगो कर मार रहे थे। वो सर झुकाए इनकी लानत मलामत सुन रहा था। इसे मुसलसल सर झुकाए देखकर इन्होंने मजीद गुस्से से और डांट कर रख दिया। सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? जी, फंसी आवाज़ में रजा ने कहा था। हमीद साहब को भी एहसास हुआ कि वो इसे अच्छा खासा बेइज्जत कर चुके हैं। थोड़ा सा धीमे पड़े। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की आसाइश सुकून के लिए। अगर तुम पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दोगे तो सोचो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा। आज जिन बातों को तुम लापरवाही कम उम्र की बदौलत नहीं समझ पाओगे, कल वो एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ तुम्हें निकलने को बेताब कर देंगी। इस उम्र में भटकने वाले सारे उम्र पछताते रहते हैं। दिल लगाकर पढ़ाई करो। जो भी मसला है मुझे बताओ, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारे तमाम मसले को हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी परेशानी है मुझसे कहो या फिर अपनी माँ को बताओ। कल से तुम नवाज की एकेडमी में रोज़ाना जाया करोगे। पहले कॉलेज और इसके बाद नवाज के पास रहोगे। मैं इससे बात कर लूँगा। खबरदार, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं। डांटते हुए इसे मोहब्बत प्यार से कह रहे थे। जी अच्छा। रजा इस कदर इज्जत अफजाई पर धुआं चेहरे के साथ इनको देखकर नजरें झुका गया।
इधर आप मेरे पास आकर बैठ। रज़ा की इस कदर इज्जत अफजाई पर, सादत मंदी पर इन्हें भी इसका ख्याल आया तो सारा रोब दबदबा एक तरफ डालकर मोहब्बत से इसे अपने पास आकर बैठने को कह रहे थे। रज़ा आहिस्तगी से उठा और खामोशी से चलता हुआ इनके पास जा बैठा। इन्होंने बहुत शफकत मोहब्बत से इसे अपने बाजू के हिसार में लिया था। देखो बेटा जी, ये जो उम्र होती है ना, बहुत अजीब सी होती है। इस उम्र में हर चमकती चीज़ सोना महसूस होती है। बहुत संभल कर कदम उठाना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारी ज़रा सी लापरवाही की नज़र हो जाए। अगर कोई बात हुई है मुझसे या अपनी माँ से कहो, कोई गिला शिकवा तो बेटा जी हमें बताओ। ये रिश्ते दुख सुख बांटने दुख सुख बांटने का ही नाम है। बाजू के हिसार में लिए बहुत प्यार और मोहब्बत से वो कह रहे थे। कुछ पल पहले दिखाई देने वाले डांटने डपटते हमीद साहब का किसी नामो निशान नहीं था। रज़ा का दिल इनके अपनाइए से लपरेज होने लगा। दिल में आई कि कह दे मुझे नवीरा चाहिए, हर हाल में चाहिए और कुछ भी नहीं, मगर शर्मो हया ने ज़बान पर ताले डाल दिए। अपनी और नवीरा की उम्रों के तसाद ने इसे शशोपन में मुब्तला कर दिया था। कोई बात नहीं, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो इसके जवाब के मुंतजिर थे। कुछ तो कहना ही था, बस यही लफ्ज़ सूझे सो कह दिया। शाबाश, मुझे उम्मीद है तुम आइंदा हमें शिकायत का मौका नहीं दोगे। इसका कंधा थपथपाए इसकी निगरानी कर रहे थे। इसकी निगरानी करके सरंजाम दे लेंगे। इन्हें पता था रज़ा इनसे अच्छा खासा डरता है। इनकी ज़बान से समझा देना ही काफ़ी है। नमाज पढ़ते हो? वो दोबारा टीवी ऑन करके इन्होंने पूछा। रज़ा को शर्मिंदगी ने आन घेरा। कभी कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, इन्होंने नसीहत की। रज़ा ने इस बात में सर हिला दिया। इस दौरान रिमशा चाय की ट्रे उठाकर चली आई। रज़ा ने सर उठाकर इसे देखा। वो ट्रे सेंट्रल टेबल पर रख रही थी। रज़ा ने नागवारी से रिमशा पर एक नज़र डाली। इसी लम्हे इसने भी इसे देखा। एहसास बरतरी, फतह, सब कुछ अपने इख्तियार में होने का गरूर, क्या कुछ नहीं था रिमशा जावेद की आंखों में। वो बस इसी से हार जाता था। अब भी यही हुआ था। अब्बू के इतने लंबे लेक्चर पर भी इसके अंदर की तिलमिलाहट भरपूर अंगड़ाई लेकर पैदा रज़ा हमीद को अपना पूरा वजूद जहरीला होता महसूस हुआ। रिमशा जावेद, तुमने मुझे यूं इश्तिहार बनाकर अच्छा नहीं किया। गिन गिन कर बदले लूंगा मैं तुमसे। वो अंदर ही अंदर गुस्से से कुराह रहा था। वो एक अलामती गुस्सा बड़ी निगाह डालकर उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता अब्बू ने पूछा। वो कुलस कर रह गया। अपने कमरे में। रिमशा अब्बू को चाय का कप दे रही थी। आराम से बैठकर चाय पियो, कभी हमारे साथ भी बैठकर 2 बातें कर लिया करो, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम मूड ही खुशगवार हो जाता है बंदे का। आपस में मोहब्बत और यगानगत का एहसास पैदा होता है। वो इसे भी फिर समझाने लगे। रज़ा को लगा जैसे अब्बू की बात ने इसके उठते कदमों में जंजीर डाल दी हो। बहुत चाहने के बावजूद वहाँ से निकल नहीं पाया। रिमशा जावेद से हज़ार नफरत करने के बावजूद इसी की बनी हाथ की चाय पीने पर मजबूर था। वो अज़ियत से दिल महसूस कर अब्बू के साथ दोबारा बैठ गया। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की दूसरी किस्त। मिलते हैं नई और तीसरी एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।